हाय गाइस, होप यू डूइंग ग्रेट। वेलकम टू दिस वीडियो जहां पर मैं आपको ईसीजी के नॉर्मल वेव्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, हमारे हार्ट में जो डोमिनेंट पेसमेकर होता है उसका नाम होता है एसए नोड, जो कि राइट एट्रियम में सिचुएटेड है। अब जब ये एसए नोड फायर करेगा तो इससे जो करंट है दैट विल मूव अक्रॉस टू द एवी नोड ऑफ द पेशेंट। ऑब्वियसली ये जो करंट है ये लेफ्ट एट्रियम में भी जाएगी, राइट एट्रियम में भी जाएगी, एंड इट विल एंटर इनटू द एवी नोड। और एवी नोड में एक्चुअली वेगस नर्व इनर्वेट कर रही होती है, क्योंकि वेगस नर्व का काम होता है हार्ट रेट को कंट्रोल करना। तो जब करंट एवी नोड के अक्रॉस जाती है तो इसमें थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। तो मैं डॉटेड में जानबूझ के इस वजह से दिखा रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू हाईलाइट कि जो वेगस नर्व उसका काम है, इट इज लाइक ब्रेक्स इन द हार्ट, और वो नीचे इंपल्सेस जाने को रोकने की कोशिश कर रही है। तो जब ये एसए नोड फायर करता है तो ईसीजी में जो वेव आती है उसका नाम होता है पी वेव। और उसके बाद में आप नोटिस कर रहे हैं कि द करंट इज गोइंग डाउन टुवर्ड्स द एवी नोड, लेकिन एवी नोड के क्रॉस वो रिलेटिवली स्लोली जा रही है। अब क्योंकि वो स्लोली जा रही होती है तो आपने बेसिक जो साइंसेज होती हैं, एनाटमी या फिजियोलॉजी की क्लास, उसमें भी पढ़ा होगा कि दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ एवी नोडल डिले। डिले मतलब यही है कि जो इंपल्सेस हैं वो नीचे आराम से जाएं, जल्दबाजी में ना जाएं, इसलिए बॉडी ने एक नेचुरल स्पीड ब्रेकर बना रखा है। इस एवी नोडल डिले की वजह से तकरीबन 0.1 सेकंड का टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे इंपल्सेस रिलेटिवली स्लो जा रहे होते हैं। इसलिए एक तो फिजियोलॉजी पर्सपेक्टिव से आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एवी नोड होता है दैट विल आल्सो बी कॉल्ड एज गेट कीपर ऑफ द हार्ट। तो जब भी आप ऐसा पढ़ें गोल्ड कीपर ऑफ द हार्ट, गेट कीपर ऑफ द हार्ट, तो आपने हमेशा एवी नोड को कंसिडर करना है। और अब ये जो इंपल्सेस हैं ये एसए नोड से नीचे एवी नोड की तरफ जा रहे होते हैं। तो ईसीजी का जो पैरामीटर बेसिकली करंट गोइंग फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड को या एवी नोडल कंडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसे ईसीजी में बोलते हैं पीआर इंटरवल। अब जो नाम है वो तो पीआर इंटरवल है, तो नाम से तो लगता है कि पीआर इंटरवल विल बी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द पी वेव टू द पीक ऑफ द आर वेव, लेकिन ऐसा नहीं है। लिसन टू दिस केयरफुली गाइस। मोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं जल्दबाजी में गलती करते हैं कि जब उसे पूछा जाता है कि पीआर इंटरवल कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, तो वो इंग्लिश यूज करके स्टार्टिंग ऑफ द पी एंड पीक ऑफ द आर वेव बोलते हैं। जबकि जो एक्चुअल पीआर इंटरवल है वो स्टार्टिंग ऑफ द पी से लेके स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव तक है। तो ये वाला जो ड्यूरेशन मैंने अभी मार्कआउट किया आपके सामने, दिस इज बेसिकली द पीआर इंटरवल। और ये क्या सिग्निफाई करता है, तो इट बेसिकली सिग्निफाइज एवी नोडल कंडक्शन, जहाँ पे जो करंट की स्पीड है नीचे जाने की उसको जानबूझ के बॉडी ने स्लो कर दिया है ताकि फास्ट इंपल्सेस नीचे ना जा पाए। अब जो मैं आगे मार्किंग करूंगा उसमें द करंट इज गोइंग इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिज। ये बंडल ऑफ हिज है, उसका ये लेफ्ट फेसिकल होता है, और वैसे ही इसका एक राइट फेसिकल होता है। तो जो लेफ्ट फेसिकल होता है उसे लेफ्ट बंडल बोलते हैं, जो राइट वाला होता है उसको राइट बंडल बोलते हैं। और इससे आगे चालू हो रहे होते हैं परकिंजे फाइबर्स। तो परकिंजे फाइबर्स का जो मेन काम है, दे विल बी कैरिंग द कंडक्शन इनटू द मसल्स। तो मसल्स के अंदर डायरेक्टली मसल टू मसल कंडक्शन ही होते हैं, पूरा नेटवर्क है, एक जैसे तारों का जाल है जिसके थ्रू ये इंपल्सेस वेंट्रिकल्स में जा रहे होते हैं। सो देयरफॉर व्हाट यू आल्सो नीड टू रिमेंबर इज फ्रॉम द फिजियोलॉजी पर्सपेक्टिव कि जो परकिंजे फाइबर्स होते हैं दे आर द फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स इन द हार्ट। परकिंजे फाइबर्स आर द फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स इन द हार्ट। यहाँ पे जो कंडक्शन स्पीड रहती है तकरीबन 4 मीटर्स पर सेकंड की है। वो वैल्यू अब ना भी याद करें तो आपको याद करना है, परकिंजे फाइबर्स आर द फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स इन द हार्ट। अब अगर आपने ये टॉपिक एनाटमी और फिजियोलॉजी से पढ़ा है और आपको लगता है कि अभी तक ये सब कुछ आता है, तो आप मुझे ये बताओ बिना नोट्स में देखे हुए कि जो करंट लेफ्ट एट्रियम में जा रही है या राइट एट्रियम में जा रही है फ्रॉम द एसए नोड ऑफ द पेशेंट गोइंग अप टू द एवी नोड, तो जहां पे मैंने स्टार मार्क लगाया है वो जो कंडक्शन फाइबर होता है उसका नाम क्या होता है? मेरा सवाल ये है कि जैसे वेंट्रिकल्स में परकिंजे फाइबर होते हैं, वैसे ही एट्रिया में कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, कौन सा बंडल प्रेजेंट होगा जो कि इंपल्सेस को ऐसे लेफ्ट एट्रिया की तरफ ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा? तो जहां पे मैंने भी स्टार मार्क लगाया है उसके लिए टेक्निकल नाम होता है बैकमैन बंडल। तो आपको एनाटमी फिजियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये मालूम होना चाहिए कि जो करंट है, मतलब एट्रिया में करंट हवा में तो नहीं जाएगी ना यार, मसल्स के थ्रू जा रही है। तो मसल्स के अंदर एक कंडक्शन सिस्टम है, जैसे हमारे घर में बिजली की तारें होती हैं, तो करंट दीवार के थ्रू जाती है तो उसके अंदर ये नहीं दीवार से जा रही होती है, इट इज गोइंग बाय द पूरा जो नेटवर्क जो बिजली की तारें होती हैं। वैसे यहाँ पे जो बिजली की तार है जो करंट को कंडक्ट करके लेफ्ट एट्रिया के पास लेके जा रही है ताकि लेफ्ट और राइट एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि ब्लड वेंट्रिकल्स में जाए, दैट इज बैकमैन बंडल जिसको मैंने मार्क किया। उसके बाद करंट एंटर करती है एवी नोड में, जिसमें करंट थोड़ा रिलेटिवली स्लो हो जाती है, इसलिए बोलते हैं एवी नोडल डिले। और उसके बाद में इसको दूसरा जो नाम है दैट इज ऑल्सो गेट कीपर ऑफ द हार्ट। सो द करंट इज नाउ एंटर्ड इनटू जो मैं नेक्स्ट एरिया अब मार्कआउट कर रहा हूँ विद ब्लू कलर। ये जो मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ, जो मैंने अभी मार्किंग करी है स्काई ब्लू कलर से, दिस इज कंट्री ऑफ करंट इनटू अ एरिया जिसका नाम होता है बंडल ऑफ हिज।
तो हार्ट में अलग अलग पेसमेकर्स होते हैं। अभी तक आपको पता है कि 3 पेसमेकर मैंने बताए, एसए नोड, एवी नोड, उसके बाद बंडल ऑफ हिस जहाँ पे अभी एंट्री हुई है। और जैसे ही ये करंट बंडल ऑफ हिस में एंटर करती है, तो बंडल ऑफ हिस में एंटर करने के वजह से जो करंट में या इस करंट की वजह से जो ईसीजी की वेव आती है, उस वेव का नाम होता है क्यू वेव। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई क्यू वेव क्या इंडिकेट करती है, तो इट बेसिकली इंडिकेट्स करंट एंटरिंग इनटू द बंडल ऑफ हिस। और जो टेक्निकल वर्ड होगा दैट वुड बी आंसर्ड बाय यू एज सेप्टल एक्टिवेशन। प्लीज क्यू वेव को आप वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मत बोल देना। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो वर्ड है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के लिए होता है। अगर वो बोलता है कि क्यू वेव ईसीजी में क्या दर्शाती है, क्या सिग्निफाई करती है, तो आपका आंसर है सेप्टल एक्टिवेशन। और सेप्टल एक्टिवेशन का मतलब क्या है, तो आपके माइंड में इमेज होनी चाहिए कि द करंट इज एंटरिंग इनटू द बंडल ऑफ हिस ऑफ द पेशेंट। उसके बाद में ये करंट इस रास्ते से बंडल ऑफ हिस से मूव करके लेफ्ट वेसिकल में जाएगी, तो ये वाला लेफ्ट बंडल हो गया। ये वाले बंडल्स डैमेज हो जाए तो फिर वो डिजीज हो जाता है ना, जैसे कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेकिन अभी मैसेज सिर्फ इतना ही है कि द करंट विल मूव टू द लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, ताकि दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। अब जब भी करंट वेंट्रिकल्स में जा रही है, तो जो बिजली का तार मैंने बताया जिसके थ्रू ये करंट स्प्रेड करके पूरे मसल्स को, पूरे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के मसल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कराती है, उसका नाम है परकिंजे फाइबर, जो कि फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स इन द हार्ट है। और इसकी वजह से व्हेन द करंट इज गोइंग इनटू दिस परकिंजे फाइबर, दैट इज व्हेन इन द ईसीजी देयर इज जनरेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है, तो वेंट्रिकल्स फायर कर रहे हैं। जब वेंट्रिकल्स फायर कर रहे हैं तो उसे फिजियोलॉजी की भाषा में बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और इससे होगा क्या कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब ये जो करंट है, इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो इस प्रकार से है, मैं मार्किंग कर रहा हूँ। द करंट विल बी मूविंग लाइक दिस इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेसिकल, और फिर परकिंजे के थ्रू ये अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। अंदर मतलब वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, और जो बाहर वाला एरिया होता है उसका नाम होता है एपिकार्डियम। सो करंट की जो भी डायरेक्शन है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के दौरान, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, द करंट विल मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन जो मैंने अभी मार्किंग करी, दैट इज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द हार्ट टू द आउटसाइड। लेकिन एक बार वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। और ये जो रिवर्सल ऑफ करंट होती है, ये जो रिवर्सल ऑफ करंट होती है जिसको मैं अभी मार्कआउट कर रहा हूँ, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है दैट विल बी फ्रॉम द आउटसाइड द हार्ट। आउटसाइड मतलब उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से अंदर की तरफ जा रही है, दैट इज टुवर्ड्स द एंडोकार्डियम। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लास्ट वेव इन द ईसीजी, जिसको हम टी वेव बोलते हैं। तो टी वेव इज बेसिकली वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन वेयर द करंट मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दैट इज पेरिकार्डियम टू एंडोकार्डियम। जबकि जब डीपोलराइजेशन होगा तो आपके मन में इमेज होनी चाहिए कि करंट जो है पहले अंदर से, दैट इज एंडो से बाहर की तरफ जा रही है, दैट इज टुवर्ड्स द पेरिकार्डियम। तो सबसे पहले तो हमें समराइज करना है हमारे माइंड में कि ये जो कुछ मैंने एस्पेक्ट्स आपको बताए, ये भाई हम एग्जाम के लिए याद कर पाएँ। उसके बाद तो एबनॉर्मल और एबनॉर्मलिटीज़ की बात करी जाएगी, पर पहले हमें नॉर्मैलिटी वाले एस्पेक्ट्स जानने हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट जो आपको समझना है यहाँ पे वो है कि हार्ट में 4 पेसमेकर होते हैं। जी हाँ, हार्ट में 4 पेसमेकर होते हैं। क्या क्या नाम होता है पेसमेकर्स का, तो पहले का नाम होता है एसए नोड, दूसरे का नाम होता है एवी नोड, तीसरे का नाम होता है बंडल ऑफ हिस, और चौथे का नाम होता है परकिंजे फाइबर। देयर आर 4 पेसमेकर्स इन अवर हार्ट, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकिंजे। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा पोटेंट है, इनमें से जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, जो सबसे पहले ही काम करके वेंट्रिकल्स को, बाकियों को डोमिनेट कर लेता है, बाकी जो है उनको दबा लेता है, कहता है भाई मैं बॉस हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ देख रेख मैं करूंगा, मेरे हिसाब से सब कुछ चलना है। तो ये बेसिकली बॉस बन के बैठ गया हार्ट में, तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट पेसमेकर। फिर इसकी जो इम्पल्सेस है वो लेफ्ट एट्रियम में जा रहे हैं बैकमैन बंडल के थ्रू, फिर एंटर करते हैं एवी नोड में। जैसे ही एवी नोड में एंटर करते हैं ब्रेक लग जाती है। जब वो ब्रेक लगती है तो उसे बोलते हैं एवी नोडल डिले। तभी आता है पीआर इंटरवल, एंड देन द करंट हिट्स इनटू बंडल ऑफ हिस, जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्यू वेव, दैट इज सेप्टल एक्टिवेशन। अगर सवाल में सिर्फ क्यू वेव पूछ रहा है, बोलना सेप्टल एक्टिवेशन। अगर बोलता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है स्टार्टिंग ऑफ क्यू से एंड ऑफ द एस तक, तब आप बोलना वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और लास्ट वेव होती है टी वेव, दैट इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो हमें सबसे पहले तो ये जो सारा डेटा है तो हमारे माइंड में एक बारी पूरी क्लैरिटी हो जानी चाहिए, तभी हम उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई हैव सेड। मैंने बोला एसए नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ द फर्स्ट वेव इन द ईसीजी, दैट इज कॉल्ड एज द पी वेव। अब पी वेव का ड्यूरेशन कितना होता है, तो आपका आंसर होगा कि पी वेव का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो 120 मिलीसेकंड होता है। देखिए, ईसीजी में जो एक बड़ा बक्सा होता है उसके अंदर में 5 छोटे बक्से प्रेजेंट होते हैं। ईसीजी का जो एक बड़ा बॉक्स है उसके अंदर में तकरीबन 4 छोटे, टोटल मिला के 5 छोटे बक्से होते हैं।
और इनमें से जो एक छोटा वाला बक्सा होता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 40 मिलीसेकंड होती है। कई बारी बुक्स में 40 मिलीसेकंड की जगह पे 0.04 सेकंड भी लिखा हो सकता है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अब राउंड फिगर में याद करें 40 मिलीसेकंड। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि आपकी मेरी जो पी वेव है वो ईसीजी के टोटल 3 छोटे स्क्वायर के अंदर फिट हो जाएगी। रिपीट दैट अगेन, अगर मैंने बोला लेस देन 120 सेकेंड, तो इसका मतलब है कि अगर 40 मिली स्क्वायर का एक छोटा बक्सा है तो आपकी और मेरी पी वेव जो है वो बेसिकली ईसीजी के 3 छोटे बक्सों के अंदर फिक्स हो जाती है, दैट इज 3 स्मॉल स्क्वायर्स। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि पी वेव की वर्टिकल हाइट कितनी होती है। जैसे अभी तो मैं जो डिस्कस कर रहा था वो ड्यूरेशन वाला एस्पेक्ट था कि उसकी चौड़ाई कितनी होती है, लेकिन अब मैं चौड़ाई की बात नहीं कर रहा, अब मैं उसकी वर्टिकल हाइट की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो वर्टिकल हाइट है वो तकरीबन 2.5 छोटे बक्सों में फिट होता है। तो वर्टिकल हाइट को हम लेते हैं, एक छोटा बक्सा इज 1 मिलीमीटर। मैं इनफैक्ट यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ, डेप्थ या हाइट अगर पूछी जाए तो वो है 1 मिलीमीटर और उसकी जो चौड़ाई होती है 40 मिली सेकेंड। तो पी वेव का ड्यूरेशन है लेस देन 120 मिली सेकेंड और जो वर्टिकल हाइट होती है वो 2.5 मिलीमीटर से कम रहती है। ये पढ़ना इस वजह से ज़रूरी है बिकॉज आगे मैं आपको एबनॉर्मलिटीज़ बताने वाला हूँ, तो उन एबनॉर्मलिटीज़ में आप सारों में नोटिस करोगे कि जो पी वेव की ड्यूरेशन है, पी वेव की जो हाइट है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। पर ये बॉस ऑफ द हार्ट है जिसको हम एसए नोड बोलते हैं, और अब इससे जो इंपल्सेस थे वो नीचे एवी नोड की तरफ जा रहे थे, पर एवी नोड में जो कंडक्शन प्रोसेस था वो रिलेटिवली स्लो था, इसलिए एवी नोडल डिले आ गया। उस एवी नोडल डिले की वजह से ईसीजी में फिर मैंने बोला दैट देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ पीआर इंटरवल, और ऑब्वियसली पीआर इंटरवल की जो ड्यूरेशन होगी दैट विल ऑब्वियसली बी मोर देन 120 मिलीसेकंड, क्योंकि पी वेव खुद ही 120 मिलीसेकंड की है तो टाइम तो उससे ज़्यादा ही लगने वाला है ना। सो व्हाट आई हैव आल्सो शोन बिफोर यू और व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो नाउ सब्सिक्वेंटली बिफोर यू इज द प्रेजेंस ऑफ द पीआर इंटरवल। दिस वुड बी स्टार्टिंग ऑफ द पी वेव टू द स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव। नाम पी आर है लेकिन इसको आर वेव तक नहीं बोलना है। इसका जो ड्यूरेशन होता है, इसकी जो रेंज होती है पी आर इंटरवल की, दैट शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू बिटवीन 120 टू 200 मिली सेकेंड्स। मतलब 3 से 5 छोटे बक्सों में आपका मेरा पी आर इंटरवल फिट हो जाएगा। और ये जानना अगेन इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे मैं कंडीशंस बताऊंगा जिसमें शॉर्ट पी आर होगा, या फिर मैं कंडीशंस बताऊंगा जिसमें प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल होगा। सो पी आर इंटरवल जो है दैट इज बेसिकली सिग्निफाइंग एवी नोडल कंडक्शन। अब इसके बाद में करंट एंटर करी इनटू द एनाटॉमिकल एरिया जिसका मैंने नाम बताया था बंडल ऑफ हिस। तो जैसे ही वो बंडल ऑफ हिज में एंटर करी, मैं इस बार शॉर्ट में लिख रहा हूँ BOH मतलब बंडल ऑफ हिज, जैसे ही एंटर करी तो ईसीजी में जो वेव आई उसका नाम था क्यू वेव। क्यू वेव की जो चौड़ाई होती है वो एक छोटे बक्से से कम होती है, दैट इज 40 मिलीसेकंड से कम, और उसकी जो डेप्थ होती है वो लेस देन 1 मिलीमीटर होती है। तो अभी मैं आगे आपको पूरा तरीका भी बताऊंगा याद कैसे करना है। अभी अब इस बात से परेशानी होना कि सर अलग अलग वैल्यूज आ रही है, याद कैसे करनी है, ज़्यादा तो है ही नहीं है। अभी आप पहले से ड्यूरेशन पे फोकस करो, 3 स्मॉल स्क्वायर और 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर। इनफैक्ट जो अभी नंबर याद करने हैं, क्योंकि मैं तो साथ में आपको ड्यूरेशन भी बता रहा हूँ, मैं साथ में हाइट भी बता रहा हूँ, लेकिन मिनिमम जो इस टाइम पर आपको याद करना है वो क्या है, पी वेव की जो चौड़ाई है वो 3 छोटे बक्से की होगी, और जो पी आर है 3 से 5, कोई ज़्यादा थोड़ी ना है। और ये इसलिए कि जब काउंट करेंगे तो जब शॉर्ट पी आर इंटरवल होगा तो टैकीकार्डिया होगा, और जब प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल होता है तो ब्रेडिकार्डिया होता है। तो यहाँ पे एक तो याद करना है पी वेव का ड्यूरेशन दैट वुड बी लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर, और पी आर इंटरवल का 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर, क्योंकि जो पी आर इंटरवल होता है ना ईसीजी में वो इनवर्सली रिलेटेड टू हार्ट रेट होता है। जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, अभी तो बैठ के आराम से मुझे सुन रहे हैं, मैंने बोला कि जरा 5 सिटअप करके दिखाइए या 5 पुशअप करके दिखाइए। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज करने पे आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, और हार्ट रेट बढ़ने पे पी आर इंटरवल कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर किसी पेशेंट को ब्रैडिकार्डिया हो जाए, अगर ब्रैडिकार्डिया होता है तो हार्ट रेट कम होगी तो पी आर इंटरवल रेदर आपको इंक्रीज मिल रहा होता है। प्लस फिर मैंने बोला कि क्यू वेव आती है जिसका जो बेसिक मतलब क्या है, तो क्यू वेव का बेसिक मतलब होता है सेप्टल एक्टिवेशन, दैट वुड बी द करंट एंटरिंग इनटू द बंडल ऑफ हिज। फिर वो लेफ्ट वेसिकल में जाएगी, वो राइट वेसिकल में जाएगी, जिसको लेफ्ट बंडल और राइट बंडल बोलते हैं। और इसके बाद जो मैंने नेटवर्क बताया था उस नेटवर्क का नाम है परकिंजे फाइबर। जैसे हार्ट में जो नेटवर्क था उसका नाम था एट्रिया में बैकमैन बंडल, वैसे ही वेंट्रिकल्स में जो प्रेजेंट होता है परकिंजे। और अगर वो बोलता है कि किस में इस पूरे सिस्टम में सबसे फास्टेस्ट कंडक्शन किसकी होती है, तो फिर आपका आंसर होता है परकिंजे फाइबर्स। इनका काम होता है कि स्टार्टिंग में ये जो करंट है ये अंदर से बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि करंट अंदर से बाहर की तरफ जाती है। तो QRS बेसिकली इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये फिजियोलॉजी में डीपोलराइजेशन का मतलब है कि वेंट्रिकल एक्साइट हो गया, और एक्साइट करके वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दोनों वेंट्रिकल एक साथ
इक्वलेंट अमाउंट ऑफ पावर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों के बीच में कभी मिस फायरिंग हो ही नहीं सकती। अगर मिस फायरिंग होगी तो पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो बोथ वेंट्रिकल्स हैव टू प्रिसाइसली, पूरी जिंदगी ना हमारा, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ इक्वलेंट अमाउंट ऑफ पावर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसको वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोलेंगे। और उसके बाद इन्हीं फाइबर्स के अंदर करंट का रिवर्सल होता है। पहले तो अंदर वाली अंदर से बाहर की तरफ जा रहा होता है। अभी मैं लिख रहा हूं द करंट विल बी गोइंग फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, दैट इज फ्रॉम पेरी मतलब हार्ट के बाहर से, टू द इनसाइड, दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम, एंड दिस वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टी वेव, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर फिर आप टी वेव का कोई ड्यूरेशन तो बताया नहीं। तो भाई टी वेव का ड्यूरेशन देखना ही नहीं है। टी वेव की हम हाइट देखते हैं, मैं आगे आपको हाइट बताता हूँ अभी। लेकिन टी वेव जो है, टी फॉर टाइगर, जो लास्ट वेव है, टी वेव इज बेसिकली, वी डोंट टेक इट टू कंसिडरेशन उसका ड्यूरेशन, इट इज द हाइट दैट इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन। और टी वेव की जो वर्टिकल हाइट है उसके लिए आपको दो वैल्यू याद करनी पड़ेगी। वर्टिकल हाइट जो है आपकी, मेरी जो टी वेव है, दैट विल फिट इनटू 5 स्मॉल स्क्वेयर्स, इट इज लेस देन 5 मिलीमीटर एज फार एज द लिम्ब लीड्स आर कंसर्न्ड। लिम्ब लीड्स होती है जैसे कि लीड 1 2 3, और अगर हम चेस्ट लीड्स की बात करें, चेस्ट लीड्स होती हैं जो कि V1 से V6 तक, तो लेस देन 10 मिलीमीटर विद रिस्पेक्ट टू द चेस्ट लीड्स ऑफ द पेशेंट। अब जहां तक लीड्स की बात है उसको मैंने सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एरिथमियास, क्योंकि जब एरिथमियास की बात आती है तो अलग अलग लीड्स का मैंने डिस्क्रिप्शन बताया कि भाई कौन सी वाली लीड को कैसे लगाया जाता है। तो बेसिक्स जो है वो इवन आपको एक और वीडियो में आगे मिलने वाले हैं, जिसमें मैं रिदम डिसऑर्डर्स की बात करूंगा, जिसमें मैं टैकीरिथमियास और ब्रैडीरिथमियास को सेपरेटली डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन अभी के लिए जो मैसेज है वो यही है कि वर्टिकल हाइट लिम्ब लीड में, मतलब लीड नंबर 1 2 3 में 5 मिलीमीटर से कम, और जो चेस्ट लीड होती है V1 से V6 में, उसमें जो वर्टिकल हाइट है वो लेस देन 10 मिलीमीटर है। इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो है टू गेट अ आइडिया विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल वेव्स दैट आर सीन। इस टाइम पे जो आपको आना चाहिए वो है पी वेव का ड्यूरेशन, तीन से कम, दैट्स नॉर्मल। लाइक अगर वो बढ़ गया तो एबनॉर्मलिटीज भी बताऊंगा। पीआर का जो ड्यूरेशन है 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर। उसके बाद में आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का अगेन आपके नॉर्थ सेट में उसने ड्यूरेशन पूछा हुआ है। ड्यूरेशन में 0.08 से 0.12 भी था और 0.1 भी था। गाइज इसका जो आंसर है वो 0.08 से 0.12 नहीं है, इट इज 0.08 से 0.1 सेकेंड, जिसको अगर मैं राउंड फिगर में करके लिखूं तो राउंड फिगर में फिर ये जो वैल्यू होगी, क्योंकि मैं तो सारी वैल्यूज आपको राउंड फिगर में दे रहा हूं, तो राउंड फिगर में वैल्यू होगी 80 से 100 मिली सेकेंड। अगेन इसको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे मैं कंडीशंस पढ़ाऊंगा जिसमें देयर वुड बी लाइक अ नैरो क्यूआरएस। कई बार मैं कंडीशन पढ़ाऊंगा जिसमें लिखा होगा प्रोलॉन्ग्ड क्यूआरएस। तो क्यूआरएस का जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता रहता है, दैट इज बेस्ड ऑन द कंडक्शंस एबनॉर्मलिटीज इन द हार्ट। लेकिन जो नॉर्मल क्यूआरएस की ड्यूरेशन है वो 80 से 100 है, क्योंकि आगे हम नैरो क्यूआरएस टैकीकार्डिया पढ़ेंगे तो ये वैल्यू 80 मिलीसेकंड से कम होगी। जब मैं बोलूंगा ब्रॉड क्यूआरएस टैकीकार्डिया, तब इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 100 मिलीसेकंड से ज्यादा होगी। तो ये दोनों स्लाइड्स में मैंने बेसिकली जो हम फर्स्ट ईयर में कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में, दैट इज नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, उसके मैंने एस्पेक्ट्स आपको एक्सप्लेन करे हैं। एंड नाउ सब्सिक्वेंटली हम बात करते हैं कि भाई जो पर्सन का हार्ट रेट होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हार्ट रेट के कैलकुलेशन के लिए आपने आर और आर वेव्स की पीक को देखना होता है और उनके बीच में बड़े बक्से काउंट करने होते हैं। ईसीजी में सारी चीज़ें स्मॉल बॉक्सेस में काउंट होती हैं। ईसीजी में सारी चीज़ें स्मॉल बॉक्सेस में काउंट होती हैं, लेकिन एक इकलौती चीज़ जो कि आप लार्ज बॉक्सेस से काउंट करते हैं वो है हार्ट रेट कैलकुलेशन। हार्ट रेट कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 300 डिवाइडेड बाय आर इंटरवल। आर इंटरवल मतलब जो आर वेव और आर वेव के बीच के बड़े वाले बक्से हैं उनको आपने काउंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर काउंटिंग करूँ आर और आर के बीच में, तो तकरीबन 5 बड़े बॉक्सेस आर और आर के बीच में हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। आई जस्ट मार्क द आर वेव्स विद अ सेपरेट कलर टू हाईलाइट इट। दिस इज आर एंड आर विच हैव बीन मार्क्ड इन कलर रेड। और आप नोटिस कर रहे हैं कि मैंने दिखाया है तकरीबन 5 बड़े बक्से बिटवीन आर एंड आर वेव। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको लगाते हो तो 300 को अगर 5 से भाग करते हो तो जो हार्ट रेट हो जाएगी दैट वुड बी 60 बीट्स पर मिनट, और एनीथिंग लेस देन 60 इज कॉल्ड एज ब्रैडीकार्डिया। एनीथिंग इक्वलेंट टू और लेस देन 60 तो नॉर्मल रेंज में लेंगे। जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है हम लोगों की उसकी वैल्यू तो हम 60 से 100 के बीच में लेंगे, लेकिन अगर हार्ट रेट की वैल्यू 60 से कम है तो बोलेंगे पेशेंट को ब्रैडीकार्डिया प्रेजेंट है।
एंड अगर हम थोड़ा नीचे मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि आर और आर वेव के बीच में जो बक्से हैं वो चेंज हो गए। जैसे यहाँ पे 4 बक्से प्रेजेंट हैं, तो दिस वुड बी लाइक द स्टेटस ऑफ यू एंड मी। जैसे अभी आप आराम से बैठ के मुझे सुन रहे हैं या मैं आराम से बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर हम आपका मेरा हार्ट रेट देखें तो 70-75 के आसपास होगा। तो दे वुड बी लाइक 4 लार्ज बॉक्सेस सेपरेटिंग आर एंड आर। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीते हैं या फिर आपने रेड बुल का ड्रिंक पिया या आपने एक्सरसाइज करी तो आपका हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपने मान लो सीढ़ियों पे वजन उठा के चलने की कोशिश करी तो आपका जो आरआर इंटरवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनना, जब आप तेज एक्सरसाइज करते हो तो आर और आर वेव एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय 3 करें तो बेसिकली पर्सन का जो हार्ट रेट होगा दैट वुड बी 100 बीट्स पर मिनट। और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट जब आएंगे तो वो बोलेगा कि सर मुझे तो ऐसा लगता है एज इफ माई हार्ट इज पाउंडिंग इन माई चेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो आरआर इंटरवल है वो कम होके सिर्फ दो बड़े बक्से रह गए हैं। तो अगेन एक इनवर्स रिलेशन मैंने आपको बताया, और वो इनवर्स रिलेशन है कि हार्ट रेट और आरआर इंटरवल का हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। इससे मैंने तो पहले बोला था हार्ट रेट एंड पीआर इंटरवल का इनवर्स रिलेशन है, अभी पढ़ा रहा हूँ हार्ट रेट एंड आरआर इंटरवल का इनवर्स रिलेशन प्रेजेंट होता है। तो 150 तो बहुत फास्ट होता है। मतलब आप जिम में जितनी ताकत से आप एक्सरसाइज कर सकते हो ना, जब आप उसकी मैक्स ताकत लगा के एक्सरसाइज करो उस टाइम पे जो दुख दुख होगी, दैट इज द काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट दैट पर्सन वुड बी फीलिंग। और अब जो नेक्स्ट बोल रहा हूँ उसमें तो मोस्टली पेशेंट अनकॉन्शियस ही हो जाएगा कि यहाँ पे जो हार्ट रेट है वो तो बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकली हाई वैल्यू 300 बीट पर मिनट की है। तो बेसिकली एग्जाम में वो आपसे हार्ट रेट कैलकुलेट कराता है। यहाँ पे इवन स्मॉल स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज वहाँ पे एरर्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। जैसे जो फॉर्मूला है मैं वर्बली बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा, दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। लेकिन मैंने जो रिकमेंड किया आपको दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लार्ज स्क्वायर। तो जैसे मैंने स्टेटमेंट बोली, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एवरीथिंग इन द ईसीजी इज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल स्क्वायर, लेकिन लार्ज स्क्वायर को मेनली कंसिडर करना होता है हार्ट रेट के कैलकुलेशन के लिए। और पीआर इंटरवल और आरआर इंटरवल जो हैं दे आर हैविंग अ इनवर्स रिलेशन विद द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट मैं आपको नॉर्सेट 2022 की बड़ी सिंपल सी ईसीजी दिखा रहा हूँ जो बेसिकली हार्ट रेट के कैलकुलेशन से सॉल्व हो रही थी। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर आरआर इंटरवल जो था वो तकरीबन 2 बड़े स्क्वायर का था, तो अगर 2 लेके चलेंगे तो हार्ट रेट हो जाएगा पेशेंट का 300 डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी 150 बीट्स पर मिनट। उसके बाद में हम पी वेव को अलग से देख पा रहे हैं, पी के बाद में हम आर एस कॉम्प्लेक्स देख पा रहे हो और टी वेव भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि पर्सन की ईसीजी में नॉर्मल पी वेव है, नॉर्मल क्यू आर एस है और उसके अंदर टी वेव भी दिखाई दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल साइनस रिदम, लेकिन साथ में टैकीकार्डिया तो प्रेजेंट है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर नॉर्मल साइनस रिदम हो और उसके साथ में टैकीकार्डिया भी प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि इस पेशेंट को एंग्जाइटी हो रही हो, पैनिक अटैक हो रहा हो, इसने रेड बुल पिया हो, बॉडी स्ट्रांग कॉफ़ी पी हो, या फिर इसको कोई डिसऑर्डर हो जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा या थायरोटॉक्सिकोसिस, क्योंकि इन सारे के सारे पेशेंट्स में हार्ट रेट बढ़ा रहता है। जो ईसीजी थी उसने उसमें कुछ भी ज़्यादा हाईफाई नहीं था, लोग ने दिमाग ज़्यादा लगाए जिसकी वजह से एरर्स हो गए। द क्वेश्चन वाज हैविंग सिंपल साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया कब बोलते हैं? जब हार्ट रेट ऑब्वियसली बढ़ा हुआ होगा तो टैकीकार्डिया, पर साइनस वर्ड इसलिए क्योंकि नॉर्मल साइनस रिदम है। नॉर्मल साइनस रिदम का मतलब होता है कि पी के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है और उसके बाद में सब्सिक्वेंटली टी वेव प्रेजेंट हो रही है। और इनका जो ड्यूरेशन दिख रहा है लाइक पी वेव जो है दैट इज समथिंग लाइक अबाउट 2 से 2.5 स्मॉल स्क्वायर। सो 2 से 2.5 वुड बी लाइक अबाउट 80 मिली सेकेंड। तो 80 मिली सेकेंड वुड बी लाइक लेस देन 120। तो पी आर इंटरवल क्यू आर एस में ऐसा कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही। तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं सोचनी होती हैं, कॉमन चीज़ें सोचनी होती हैं। दैट वुड बी साइनस टैकीकार्डिया। मैंने बोला साइनस टैकीकार्डिया के रीज़न क्या हो सकते हैं? तो साइनस टैकीकार्डिया का पहला रीज़न तो यही है कि यार अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ और मुझे क्वेश्चन नहीं आते तो एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स के सिवा साइनस टैकीकार्डिया कहाँ पे हो सकता है? तो अगर पेशेंट ने स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी है, स्ट्रॉन्ग चाय पी है, कैफीन या रेड बुल, तो कैफीन के एक्सेस की वजह से भी हार्ट रेट पेशेंट का इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर ये कॉमन चीज़ें नहीं हैं तो फिर हमें थोड़ा रिलेटिवली लेस कॉमन चीज़ें सोचनी होती हैं। जो रिलेटिवली लेस कॉमन चीज़ें हो सकती हैं वो सकता है कि जैसे थायराइड डिजीज़ है, उसको ग्रेव्स डिजीज़ है, तो आप जानते हैं कि ग्रेव्स डिजीज़ में थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है T4 और T3। और ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं इनका सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी की ये करते हैं। तो क्योंकि सिम्पैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन करेंगे तो इस वजह से पर्सन का जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन आई कैन मेंशन अ रेयर ट्यूमर जिसको मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में कवर किया हुआ है, दैट इज फेओक्रोमोसाइटोमा। फेओक्रोमोसाइटोमा में कैटेकोलामीन ज़्यादा बनते हैं, दैट इज एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। मेनली जो फेओक्रोमोसाइटोमास होते हैं वो नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूसिंग होते हैं और अगेन वो सिम्पैथोमिमेटिक स्टिमुलेशन करके हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं।
अब जो इसके अगली ईसीजी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि जब उन्होंने आरआर इंटरवल काउंट किया, तो हम बॉक्सेस पहले काउंट करेंगे। मतलब कभी भी आपको ईसीजी देगा ना, तो सबसे पहले आपने आरआर इंटरवल को काउंट करना है। तो जैसे बॉक्सेस काउंट करें तो 3, 4, 5, 6, 7 और देन 8। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 300 को अगर 8 से भाग करें तो तकरीबन 30 के तो ऊपर ही बनेगा। 8 इंटू 3 वुड बी 24। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मतलब मेरी मैथमेटिक्स कमज़ोर है, बट ओवरऑल अगर मैं लेके चलूँ यहाँ पे, तो तकरीबन लाइक 35 के आसपास या 36 के आसपास में, तो 35 से ज़्यादा होगी। बट बेसिक पॉइंट है कि ब्रैडिकार्डिया तो प्रेजेंट है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, मैं मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस पर्सन की ईसीजी में भी पी वेव प्रेजेंट है। पी वेव के बाद में क्यूआरएस है और उसके बाद में टी वेव है। जहाँ मैंने वर्टिकल एरो लगाया वहाँ पे आप पी वेव देख पा रहे हैं, और जस्ट जूम इट इन थोड़ा आपकी कन्वीनियंस के लिए। उसके बाद जहाँ स्टार मार्क लगाया वो आर एस कॉम्प्लेक्स है, उसका टी वेव है। तो साइनस रिदम तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन साइनस रिदम होने के साथ साथ में यहाँ पर हार्ट रेट कम है। तो आप बोलोगे साइनस ब्रेडिकार्डिया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम साइनस ब्रेडिकार्डिया तब देखते हैं जैसे कोई पेशेंट जो है वो एक्सरसाइज अगर बहुत ज़्यादा करता है। तो जो लोग मैराथन रनिंग करते हैं, जो लोग एथलीट्स होते हैं, जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, जो एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उन पेशेंट्स में वेगस की टोन बढ़ जाती है और उन पेशेंट्स में हार्ट रेट आपको 60 से कम मिल सकती है। या फिर एक मेडिकल डिसऑर्डर रख सकता हूँ जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए। मैंने बोला था थायराइड हार्मोन्स की सिंपैथोमाइमेटिक ड्राइव होती है, उनका लेवल बड़ा होता है तो हाइपरथायराइडिज्म होता है। और ऑन द अदर हैंड अगर T4 T3 कम हो जाए, दैट वुड बी हाइपोथायराइडिज्म इन अ पेशेंट। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया के मैंने दो इंपॉर्टेंट रीजन लिखे। वन कैन बी एथलीट, सेकंड कैन बी हाइपोथायराइडिज्म इन अ पेशेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू कॉजेज ऑफ साइनस टैकिकार्डिया। इन दोनों में ही कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है कि पी के बाद में क्यूआरएस ऑफ ए टी आ रहा है विद नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर ऑल। पी का, क्यूआरएस का, टी का, एवरीथिंग। द हाइट पार्ट ऑफ द टी वेव, दो हाइट जो वर्टिकल हाइट होती है टी वेव की, वो तो लेस देन 5 मिलीमीटर होती है। यहाँ तो लीड का नंबर भी नहीं दे रखा। बट देन द पॉइंट स्टिल इज दैट बिकॉज ये एक ऐसा रेपिटेटिव पैटर्न है कि आप अगर इसके लेफ्ट साइड में भी जाते हैं जो वेव्स दिखाई दे रही है, तो उतने ही बक्से आप काउंट कर पा रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे कोई आई वुड से रिदम डिसऑर्डर नहीं है। ये तो साइनस ब्रेडिकार्डिया तो मैंने बोला दैट कैन बी अ फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग इन एथलीट्स हु डू लाइक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, जैसे मैराथन रनिंग होता है या रॉक क्लाइंबिंग वगैरह होता है। अब वंस यू गेट लाइक द एस्पेक्ट ऑफ हार्ट रेट राइट, तो हमने यहाँ पर ये जो ड्यूरेशंस वाला एस्पेक्ट है उसको एक बार ही फिर से कोई प्रैक्टिस करनी है, सो दैट दिस बिकम्स अ परमानेंट मेमोरी फॉर अस। तो अब मैं कोशिश करूंगा 1 मिनट के अंदर इसको वर्कआउट कर पाएं कि जो पी वेव होता है उसका रैशनल यही है कि वो एस ए नोड की एक्टिविटी की वजह से होता है कि जब एस ए नोड यहाँ पर डीपोलराइजेशन दिखाता है, तो एस ए नोड जब फायर करेगा तो ईसीजी में पी वेव आती है। एज फार एज द ड्यूरेशन इज कंसर्न, जो ड्यूरेशन होती है वो 120 मिली सेकेंड से कम होती है, और जो वर्टिकल हाइट होती है वो 2.5 मिलीमीटर से कम होती है। अब इसकी अब नॉर्मेलिटीज भी आपको बताई जाएंगी, लेकिन अभी के लिए जो वैल्यूज मैंने बोली हैं उनको आपने याद रखना है। जो मैं नंबर लिख रहा हूँ 3, दैट वुड बी वैलिड फॉर स्मॉल स्क्वायर। तो ईसीजी में सारी चीज़ें स्मॉल स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ हार्ट रेट ही होता है जिसको हम स्पेसिफिकली लार्ज स्क्वायर पे काउंट कर रहे होते हैं। उसके बाद में आता है पी आर इंटरवल। तो पी आर इंटरवल क्या सिग्निफाई करता है? तो जब भी बोलता है व्हाट डज पी आर इंटरवल सिग्निफाई, तो आपका जो टेक्निकल आंसर होगा, मतलब इंग्लिश पहले तो मैंने बोला था भाई द करंट इज गोइंग फ्रॉम एस ए नोड टू द एवी नोड, लेकिन टेक्निकल वर्ड क्या लिखोगे या एमसीक्यू में क्या लिखा होना चाहिए? तो आपका आंसर होगा एवी नोडल कंडक्शन। वो एवी नोडल कंडक्शन से इम्प्लीकेशन यही है कि देर इज लाइक वेगस नर्व प्रेजेंट इन द एवी नोड, जो कि कंडक्शन स्पीड को स्लो करती है, जिसकी वजह से जो पी आर इंटरवल की रेंज होती है वो 120 से 200 मिली सेकेंड रहेगी। और उसकी वजह से जो स्मॉल स्क्वायर्स वाला ड्यूरेशन है वो 3 से 5 हो जाएगा। एंड पी आर इंटरवल का हार्ट रेट से इनवर्स रिलेशन है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या सिग्निफाई करता है? तो आप बोलना दिस इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जिसमें करंट इनसाइड से आउटसाइड जा रही। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो ड्यूरेशन है वो 80 से 100 मिली सेकेंड है, जो कि अगेन नॉर्थ एग्जाम में पूछी गई हुई है। एंड द रॉन्ग आंसर विच पीपल वर गिविंग वाज लाइक 80 to 120। 120 तो प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, और अगर लेस देन 80 होगा तो वो नैरो हो जाएगा। फिर है टी वेव। टी वेव क्या सिग्निफाई करती है? तो टी वेव सिग्निफाई करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि हम हाइट को कंसिडर करते हैं, हम ड्यूरेशन को नहीं। तो जो वर्टिकल हाइट है व्हेन इट कम्स टू एल एल मतलब लिम लीड्स, दैट वुड बी लेस देन 5 मिलीमीटर। और अगर चेस्ट लीड की बात करी जाए दैट वुड बी लेस देन 10 मिलीमीटर। और अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ विच इज़ क्यूटी इंटरवल, विच इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मुझे इसमें दोबारा जाना पड़ा, बिकॉज क्यूटी के अब नॉर्मलिटीज़ आगे कवर होंगी। अगर मैं यहाँ पे फिर से
जो वेव्स हैं उनको रिप्रेजेंट करूं, तो एक तो आप नोटिस करेंगे कि मैंने टी वेव की जो वर्टिकल हाइट है उसको ऑलमोस्ट डबल द हाइट ऑफ द पी वेव बनाया। आप देखिए यहाँ पे जो वर्टिकल हाइट मैंने बनाई है टी की और पी की, उसमें ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। और अब मैं यहाँ पे मार्कआउट करने जा रहा हूँ क्यू टी। अब क्यू टी इंटरवल के लिए आपने जो याद करना है, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव एंड द एंड ऑफ द टी वेव। दिस एंटायर एरिया दैट आई करंटली डन मार्किंग बिफोर यू is what is called as the QT interval. It is from the starting of the Q to the end of the T wave. इसके कंपैरिजन में जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था, that was starting of the P and then we were moving on to the starting of the P से लेके we were going to the starting of the Q wave। तो ये वाला जो ड्यूरेशन था that was between the blue point and the green point, इसको तो हम PR इंटरवल बोलते हैं, लेकिन जो दो ग्रीन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो QT इंटरवल है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जो QT इंटरवल है उसमें QRS भी आ रहा है और उसमें T वेव भी आ रही है। तो टेक्निकली आप बोलोगे QT इंटरवल क्या सिग्निफाई करता है, तो इट सिग्निफाइज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं डीपोलराइजेशन ऊपर लिख चुका हूँ, तो मैंने लिखा VD, दैट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है QT के अंदर। और साथ साथ में हम नोटिस कर रहे हैं इसके अंदर में तो टी वेव भी है इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर। तो क्यूटी इंटरवल इसलिए ज़रूरी है कि वो बोलेगा कि क्या सिग्निफाई करता है, तो बोलना इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एज वेल एज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और क्यूटी इंटरवल की जो ड्यूरेशन होती है, that is again what you have to remember, this would be 360 to 440 milliseconds, जो कई बार MCQs में it might be written as like 0.36 से 0.44 या 0 एवरेज कर लो 0.40 seconds। I'll write the average value 400 मिलीसेकेंड। 400 मिलीसेकेंड्स कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज लाइक 0.4 सेकेंड्स। तो बेसिकली क्यूटी इंटरवल का जो ड्यूरेशन है वो 360 से 440 है, क्योंकि एक छोटा बक्सा 40 मिलीसेकंड का होता है। तो अगर आप इसको 40 से भाग करते हैं तो आपका मेरा जो क्यूटी इंटरवल है वो 9 से 11 स्मॉल स्क्वायर्स में फिट हो जाएगा। और अगेन इसको जानने की इंपॉर्टेंस ये है कि कैल्शियम और क्यूटी का इन्वर्स रिलेशन होता है। ये तीसरी बार है कि मैं कोई इन्वर्स रिलेशन आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने पीआर और हार्ट रेट का इन्वर्स रिलेशन बताया, फिर मैंने आरआर और हार्ट रेट का इन्वर्स रिलेशन बताया, अब मैं आपको कैल्शियम और क्यूटी का इन्वर्स रिलेशन बता रहा हूँ। क्योंकि कभी भी बात करेंगे टेटनी की, टेटनी का कितनी बार सवाल आता है कैल्शियम पेशेंट के काम में हाइपोकैल्सीमिया, उसमें क्यूटी प्रोलॉन्गेशन बोल देना। और अगर बोलता है कैल्शियम बढ़ा हुआ है ब्लड में और क्यूटी को क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो क्यूटी की शॉर्टनिंग हो जाती है। तो वन ऑफ द रीजंस कि मुझे इस डिस्कशन में दोबारा से जाना पड़ा, बिकॉज मुझे इंट्रोड्यूस करना था क्यूटी इंटरवल, और अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट के लिए जो वर्ड है देखिए ना, वो है सेगमेंट। और इंटरवल जो था, मतलब क्यूटी में वर्ड यूज हो रहा है इंटरवल, तो मैं समझाता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अपने वर्ड्स को फॉलो करना है। एसटी सेगमेंट कहाँ से चालू होता है, मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ST segment will be starting from the end of the S wave and the starting of the T wave. The words that I'm marking are, ये जो मैंने पर्पल से भी मार्किंग करी है, इसको हम बोलते हैं ST segment. It will be from the end of the S to the starting of the T wave, which we will be calling as ST segment. The words are end of S and starting of T. Words फिर से पकड़ो, end of S, end एंड स्टार्ट ऑफ द टी। लेकिन क्यूटी में क्या बोला था, आप खुद देख के बोलो मुझे। क्यूटी जब मैंने डिस्क्राइब किया, जो कि ग्रीन से मार्क्ड है, तो क्यूटी में जो मैंने मार्किंग करी थी उसमें मैंने बोला था स्टार्ट ऑफ द क्यू एंड एंड ऑफ द टी। उल्टा हो गया ना। आई राइट एटलीस्ट दोनों में से एक के लिए लिख देता हूँ। अगर मैं एसटी सेगमेंट की बात करूँ पर से, तो एसटी सेगमेंट कहाँ से चालू होता है, तो वर्ड है एंड ऑफ द एस वेव, जैसे कि आप पर्पल में देख पा रहे हैं। एंड एंड ऑफ द एस वेव से लेके इट इज गोइंग टू द स्टार्ट ऑफ द टी वेव। तो वर्ड था एंड और स्टार्ट, लेकिन क्यूटी इंटरवल में वर्ड्स जो थे वो क्या थे, इट वाज स्टार्ट ऑफ द क्यू एंड द एंड ऑफ द टी वेव। तो ये बेसिक वर्ड्स का थोड़ा जगलिंग है जो याद रखना है कि इंटरवल ईसीजी में तब कंसिडर करते हैं जब स्टार्ट और एंड पॉइंट कंसिडर होता है, और जो सेगमेंट होता है वो तब कंसिडर करते हैं जब एंड और स्टार्ट पॉइंट होता है। इसको एक बार ही लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अभी तो सुन के लगता है हाँ यार क्या बड़ी बात है, आगे चलते हैं, बट द पॉइंट इज एग्जाम में वो स्टार्ट और एंड पे घुमा देगा। तो क्यूटी इंटरवल के लिए फिर से बोल रहा हूँ, क्यूटी इंटरवल माइंड में इमेज रखनी है, दो ग्रीन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द क्यू एंड द एंड ऑफ द टी वेव। लेकिन एसटी के लिए वर्ड होगा एंड ऑफ द एस एंड द स्टार्टिंग ऑफ द टी वेव। एज फार एज एसटी सेगमेंट इज कंसर्न्ड, इट इज व्हाट इज रेफर्ड एज आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट। एसटी सेगमेंट की हम ड्यूरेशन वगैरह कंसिडर नहीं करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि क्या ये ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो आगे मैं आपको कंडीशन समझाऊंगा जिसमें वी विल बी हैविंग एसटी एलिवेशन और एसटी डिप्रेशन। तो अगेन हाईलाइट एसटी का पर से आपको ड्यूरेशन नहीं याद करना है, इट इज़ रेदर कि उसमें एलिवेशन या डिप्रेशन है। हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कंडीशंस होते हैं जहाँ पे एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेशन होता है। लेकिन अभी अभी जो मैंने ये टेबल आपके सामने बनाया है, ये आई वुड सजेस्ट
कि आप इसको एक बार खुद लिख के प्रैक्टिस करो और अगले 2 या 3 दिन तक ये आपके स्टडी डेस्क पे लगा रहना चाहिए, ताकि जब भी उठते-बैठते अब निकलें तो ये सारे पैरामीटर्स में एक-एक बार नज़र मार ली। क्योंकि बड़ी छोटी-सी बात है ना कि लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन मेस अप करके आए हैं बता। कि क्यूआरएस का ड्यूरेशन पूछा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पूछा वो, एंड लाइक रैंडम आंसर्स की जी 120, तो वो तो प्रोलॉन्ग्ड होता है ना यार। तो इट इज़ लाइक दीज आर वेरी वेरी सिंपल डेटाज, और मेरे हिसाब से तो देखो एग्जाम में जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उससे स्कोर कम होता है। लाइक पढ़ते तो सभी हैं और मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं डिफिकल्ट वाले वो भी सब सॉल्व कर लेते हैं, बट द पॉइंट इज कि जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो सिली मिस्टेक्स होती है, उसको हमने मिनिमाइज करना होता है। सो दिस इज अ रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा पी वेव की एबनॉर्मेलिटीज। तो सबसे पहले तो हम नोटिस करेंगे एक बड़ी स्पाइक्ड और टॉल पी वेव यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि नॉर्मली जो पी वेव की वर्टिकल हाइट होती है वो 2.5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पी वेव की हाइट जो है वो ज़्यादा दिखाई गई है। तो क्योंकि पी वेव की वर्टिकल हाइट नॉर्मल से ज़्यादा है, तो जो टेक्निकल वर्ड आप यहाँ पे नोटिस करेंगे या नोट करेंगे उसको बोलते हैं पी पल्मोनल। अब पी पल्मोनल कहाँ पे मिलता है? तो पी पल्मोनल इज सीन इन दोज पेशेंट्स जिसमें पल्मरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाता है। पल्मोनल से आपने लॉजिक लगाना है कि पल्मरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया। अब सवाल ही उठता है कि भाई पल्मरी आर्टरी का प्रेशर क्यों बढ़ गया? तो ये जो मेरा पेशेंट है ये सिगरेट पीता था, इसको सिगरेट पी के लंग्स में डैमेज हो गया, सीओपीडी। और सीओपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनमें लंग्स में डैमेज हो जाता है हाइपॉक्सिया, और हाइपॉक्सिया की वजह से पल्मरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। अगर पल्मरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी तो उसकी वजह से पल्मरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाएगा, और पल्मरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा तो फिर जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, और राइट साइड के एनलार्जमेंट की वजह से ये जो ईसीजी में चेंज आती है उसका नाम होता है पी पल्मोनल। देखिए टेक्निकली स्पीकिंग तो अगर आपसे पूछा जाए कि पी पल्मोनल क्यों होती है, तो आप उन्होंने बोलना है इट सिग्निफाइज राइट एट्रल एनलार्जमेंट। याद कैसे करना है भाई? पल्मोनल मतलब पल्मरी आर्टरी की बात कर रहे हो। पल्मरी आर्टरी किस साइड से कनेक्ट होती है? राइट साइड से। तो मैंने बोला राइट एट्रल एनलार्जमेंट, लेकिन कई बार वो राइट एट्रल एनलार्जमेंट सुनने की जगह वो लंग डिजीज सुनना चाहता है जिसमें ऐसा मिलेगा। तो मैं रैशनल फिर से बोल रहा हूँ कि सीओपीडी से, क्योंकि शरीर में हाइपॉक्सिया होगा, लंग्स में डैमेज है, तो पल्मरी आर्टरी का प्रेशर इंक्रीज हो गया, और पल्मरी आर्टरी का प्रेशर इंक्रीज हो गया तो राइट साइड ऑफ द हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी वजह से राइट एट्री एनलार्ज कर जाएगा। इसका जो अगला एस्पेक्ट है या मैं जो ड्रॉ करूंगा, दैट वुड बी अ कंडीशन जिसमें पी वेव का जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मल से ज़्यादा होगा। मैंने बताया था नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है वो 120 मिलीसेकंड का होता है। अभी जो मैंने स्केच आपके सामने किया है उसमें आप नोटिस कर रहे हो कि जो टोटल ड्यूरेशन आ रहा है पी वेव का, दैट इज टर्निंग आउट टू बी मोर देन 120 मिलीसेकंड्स। तो ये जो ऐसी पी वेव जिसमें पहले तो मैं हाइट की बात कर रहा था, अभी मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ कि ड्यूरेशन आपको 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा का मिल रहा है। बीच में एक नॉच भी है, तो बोल सकता हूँ कि बाइफिड पी वेव है। और इसमें भी अगर आप ईसीजी में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो पी वेव का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे नॉर्मल ऐसे पी वेव आनी चाहिए, यहाँ पे ऐसे दो हम्स आ रहे हैं पी वेव के अंदर। तो देयरफॉर जो टेक्निकल वर्ड आपको यहाँ पर नोट करना है या याद करना है उसका नाम होता है पी माइट्रेल। अगर वो बोलता है कि भाई पी माइट्रेल क्या सिग्निफाई करता है, तो आपका आंसर आएगा दैट पी माइट्रेल विल बी सिग्निफाइंग एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। क्योंकि भाई आप इंग्लिश से सॉल्व कर लेना कि जो माइट्रल वाल्व होता है वो किस साइड पे होता है, तो लेफ्ट साइड पे होता है। तो आपने एमसीक्यू में बोलना है लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। अब वो बात अलग है कि एमसीक्यू में वो ये चैम्बर एनलार्जमेंट नहीं पूछना चाहता, क्योंकि ये तो आसान है ना कि लॉजिक से आदमी निकाल ही लेता है कि माइट्रल वाल्व लेफ्ट साइड पे होता है। तो वो पूछ लेगा कि भाई कौन से हार्ट की कंडीशन में आपको ऐसा मिलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा माइट्रल स्टेनोसिस। फिर भी आसान ही है कि माइट्रल से माइट्रल स्टेनोसिस का आदमी अंदाजा लगा ही लेता है। तो अगर इन दोनों की बात करी जाए तो जो लंग डिजीज आपको याद करना है पी पल्मोनल के लिए वो सीओपीडी है, पी माइट्रल के लिए जो हार्ट डिजीज याद करना है वो है माइट्रल स्टेनोसिस। और टेक्निकली स्पीकिंग अगर अगर वो प्योर ईसीजी की बात करें कि भाई पल्मोनल क्या इंडिकेट करता है, बोल देना राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, बोलता है पी माइट्रल क्या इंडिकेट करता है तो लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, उसकी कंडीशंस यहाँ पर हाईलाइट करी गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी ईसीजी जिसमें पी वेव जो है वो उल्टा आ रही है, नेगेटिव आ रही है। भाई पी वेव तो हमेशा अपराइट होती है, पी वेव इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वेव, इट इज अ अपराइट वेव। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि जो पी वेव वो अपराइट ना आके उल्टा आ रही है। तो वो उल्टा आने का रीजन यहाँ पर ये है कि जो अब एस नोड है दैट इज नॉट द बॉस ऑफ द हार्ट, इट इज रेदर द एवी नोड दैट इज द बॉस ऑफ द हार्ट। और ये जो एवी नोड है वो जब हार्ट का बॉस बन गया तो वो इंपल्सिस नीचे वेंट्रिकल्स में तो भेज रहा है बंडल ऑफ फिश के थ्रू, लेकिन इधर रिवर्स में एट्रिया में करंट जा रही है। मैंने बोला कि जो एवी नोड है वो हार्ट का बॉस बन गया। नॉर्मली तो जो बॉस होता है वो एस नोड होता है। अब इंपल्सेस नीचे से ऊपर आते हैं। भाई पहले तो मैंने जो डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, उसमें तो मैंने बोला था ना कि एस नोड में इंपल्सेस ऊपर से नीचे जाते हैं,
एसए नोड से नीचे एवी नोड में जाता है तो पी वेव आती है अपराइट। अब क्योंकि करंट रिवर्स में जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, एवी नोड से द करंट इज गोइंग अप एंड इज कॉजिंग रेट्रोग्रेड एक्टिवेशन ऑफ द एट्रिया। इसकी जैसे ये पी वेव नेगेटिव होती है, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं जंक्शनल, क्योंकि एवी नोड जंक्शन ऑफ द हार्ट पे बैठा होता है ना, ऊपर एट्रिया नीचे वेंट्रिकल, दोनों के जंक्शन पे एवी नोड बैठा होता है। तो जब भी आप पढ़ते हो वर्ड जेटी, जेटी का मतलब होता है जंक्शनल टैकिकार्डिया, उसमें आप देखोगे कि देयर वुड ऑलवेज बी रेट्रोग्रेड पी वेव्स और नेगेटिव पी वेव्स प्रेजेंट। अगला जो पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा उसमें वो बोलेगा एब्सेंट पी वेव्स कहाँ पे मिलती हैं। तो एब्सेंट पी वेव्स वुड बी सीन इन अ कंडीशन जहां पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, बेचारे ट्विच कर रहे हैं, वो ट्विच कर रहे हैं, एट्रिया कांप रहे हैं। वो कांप इसलिए रहे हैं बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चरल डैमेज टू द एट्रिया हो गया। तो अगर बोलता है कि एब्सेंट पी वेव्स कहाँ पे मिलती हैं, पी वेव्स मिलती हैं जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहे, वो तो कांप रहे हैं क्योंकि एट्रिया की ट्विचिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर आप इस पर्सन की ईसीजी को कितना भी कैजुअली देखो तो ये जो ट्विचिंग वाली एक्टिविटी है, यहाँ पे कोई नॉर्मल जैसे पी वेव तो देख ही नहीं रहा है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं जूम इन करता हूँ इस पर्टिकुलर एरिया को। तो जब मैं जूम इन करूंगा तो आई होप आप एग्री करोगे कि द एंटायर एरिया, मतलब यहाँ पे कोई नॉर्मल जैसे पी वेव का ड्यूरेशन हाइट पे मेंशन करता है, ऐसी तो कोई वेव पूरा रूटीन थ्रू आर वेव्स आ रही हैं। आर वेव में कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन सी सम आर वेव्स प्रेजेंट इन द पेशेंट, दैट इज ओके, बट एट द सेम टाइम कोई पी वेव की एक्टिविटी तो है ही नहीं है। तो एब्सेंट पी वेव्स आर फाउंड इन एट्रियल फिब्रिलेशन। और इनफैक्ट एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए एक और बड़ा स्पेशल फीचर मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, विच इज कि ये जो आर और आर के बीच के जो बक्से हैं, वो बॉक्सेस जब आप काउंट करोगे तो वो बॉक्सेस आपको इक्वल नहीं मिलेंगे, वो बॉक्सेस आपको अनइक्वल मिलेंगे। बाकी जितने भी टैकेरिथमियाज होते हैं ना, सभी में आरआर इंटरवल जो होता है वो कम होता है और इक्वल इक्वल रहता है। जैसे मान लो आरआर इंटरवल पहले 5 बड़े बक्से था, कम हो गया टैकिकार्डिया में 3 हो गया, तो 3 या 2 हो गया, मान लो 150 का हार्ट रेट है तो फिर वो 2 2 2 2 150 चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो हो क्या रहा है कि जो आरआर इंटरवल है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता जा रहा है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसी कंडीशन है, इकलौती ऐसी कंडीशन है जिसकी ईसीजी में वेरिएबल आरआर इंटरवल प्रेजेंट होता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, बाकी जितने भी टैकेरिथमियाज होते हैं उन सब में आरआर इंटरवल कम हो जाता है, लेकिन वो कांस्टेंट मिलता है, उसमें वेरिएशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर वो जो बक्से हैं आर और आर के बीच में वो हर बार चेंज होते रहेंगे, तो देयर वुड बी अ वेरिएबल आरआर इंटरवल प्रेजेंट। और उसके साथ में ऑब्वियसली जो की फीचर था वो था कि द पी वेव ऑफ दिस पेशेंट विल टर्न आउट टू बी एब्सेंट। सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर्स। इनफैक्ट एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में मिलने वाला सबसे कॉमन टैकी एरिथमिया है, जिसके बारे में अगले वाले वीडियो में मैंने और डिटेल में बात करी हुई है। अब जो लास्ट में एबनॉर्मलिटी पी वेव की बता रहा हूँ, मैंने टोटल मिला के 5 बताई, अभी समराइज करेंगे। उसमें क्या हो रहा है कि पी वेव की जो हाइट है वो हर बार चेंज होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पी वेव की जो वर्टिकल हाइट है वो हर बार चेंज होती जा रही है। इसलिए अगला जो कंडीशन मैंने आपके सामने मेंशन किया उसको बोलते हैं मल्टीफोकल, क्योंकि मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज ऑफ पी वेव मिल रही है। अगर किसी भी पेशेंट की ईसीजी में 3 या 3 से ज़्यादा पी वेव मॉर्फोलॉजीज मिलती है, मोर देन 3 पी वेव मॉर्फोलॉजी इज विजुअलाइज। भाई मॉर्फोलॉजी से मेरा मतलब कि पी वेव कैसी दिखती है, तो कभी हाइट कम है कभी ज़्यादा है, तो जो कंडीशन है उसका नाम है मैट। मैट को बोलते हैं मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। इसका जो ट्रीटमेंट वाला एस्पेक्ट है या इनके जो रिदम एबनॉर्मलिटीज से कि ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे या एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए क्या करेंगे, वो अलग से मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। अभी जो मेरा मेन फोकस है दैट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि पी वेव की क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस दे सकता है। तो पी वेव का वर्टिकल हाइट होता है 2.5 से कम और ड्यूरेशन होता है 120 मिलीसेकंड से कम। अगर हाइट बढ़ी हुई आ रही है तो पल्मोनल बोलोगे, लंग डिजीज होगा, सीओपीडी, या कंडीशन एसोसिएटेड वुड बी सीओपीडी विद पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। अगर बोलता है माइट्रल तो माइट्रल का लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, माइट्रल स्टेनोसिस। अगर बोलता है उल्टा आ रही है, नेगेटिव, यू कैन सी पी वेव इज ऑलवेज पॉजिटिव ना। यहाँ पे तो पी हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले अगर मैं ये मार्किंग करूँ तो ये तो हो गई आपकी आर वेव, एस तो यहाँ दिख नहीं रही, और उसके बाद में आगे या टी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो आर और टी तो देख पा रहे हैं। तो जो आर से पहले वेव होगी तो पी वेव भी होगी, क्योंकि आप यहाँ पे तो नोटिस करिए ना, ये वाली तो फिर से टी वेव होगी। दिस इज द टी वेव, this is the R wave of the patient, and I will use a separate color to highlight this. This is the negative P wave that are shown in color green and is marked with that arrow also that is in blue. So basically the point to be understood is every time there is an inverted P wave present, it means AV nodal boss ban gaya, that is retrograde activation of the atria, which is called as junctional tachycardia. फिर है एब्सेंट पी वेव। ये तो मस्ट नो है कि आपको नींद से जगह के भी पूछा जाए कि भाई एब्सेंट पी वेव कहाँ पे खुलती है, तो आपने बोलना है एट्रियल फिब्रिलेशन। और अगर 3 से ज़्यादा पी वेव मॉर्फोलॉजीज मिल रही हैं देन वी विल से इट इज मल्टीफोकल एट्रियल टैकिकार्डिया। बाकी द ट्रीटमेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल कंडीशंस विल बी डिस्कस सब्सिक्वेंटली।
हम आते हैं पीआर इंटरवल पे। नॉर्मल जो पीआर इंटरवल होता है उसका ड्यूरेशन मैंने पढ़ाया था 120 से 200 मिलीसेकंड होता है, और अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट पीआर इंटरवल। जो रैशनल आपको याद करना है वो है कि पीआर इंटरवल और हार्ट रेट का इन्वर्स रिलेशन है। तो जितनी भी टैकीकार्डिया वाली कंडीशंस होंगी उन सारी टैकीकार्डिया वाले कंडीशंस में देयर वुड बी अ शॉर्ट पीआर इंटरवल दैट वुड बी डिस्क्राइब्ड इन अ क्वेश्चन। तो अब एग्जामिनर क्या लिखेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शॉर्ट पीआर इंटरवल को हमेशा डिस्क्राइब करते हुए टैकीकार्डिया के लिए, मतलब टैकीकार्डिया से तो आदमी निकाल लेता है ना, पीआर और हार्ट रेट का इन्वर्स रिलेशन है तो आप बोल ही दोगे शॉर्ट पीआर इंटरवल है। तो एग्जामिनर टैकीकार्डिया कैसे लिखता है? पहली बात तो टैकीकार्डिया कैन बी फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑल्सो। तो अगर इन्फेंट्स की बात करी जाए या प्रेगनेंसी की बात करी जाए तो प्रेगनेंसी में भी हार्ट रेट बड़ा होता है, इन्फेंट्स में भी हार्ट रेट तो ज़्यादा ही होता है। तो आई कैन से कि बच्चों में और प्रेगनेंसी में तो पीआर इंटरवल जो है वो कम मिलने वाला है क्योंकि हार्ट रेट बढ़ी हुई होगी। लेकिन उसके बाद में टैकीकार्डिया के लिए जो कंडीशंस लिख सकता है वो है जैसे कि थायरोटॉक्सिकोसिस, ग्रेव्स डिजीज, या फिर एंडोक्रोलॉजी की कंडीशन लिख सकता है जिसमें कैटेकोलामिन्स की मात्रा बढ़ी हुई होती है, दैट इज फेओक्रोमोसाइटोमा। या फिर वो बोल सकता है कि पेशेंट ने पार्टी में जाके ड्रग्स लिए जैसे कि कोकेन, तो कोकेन ओवर यूसेज से भी सिम्पैथोमाइमेटिक स्टिमुलेशन होगी जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो ये सारी जो कंडीशंस मैंने आपके सामने लिखी, चाहे वो फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट बोले, चाहे ग्रेव्स बोले, चाहे फेओक्रोमोसाइटोमा या फिर कोकेन ओवरडोसेज इन इंडिविजुअल, ये सारी की सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे टैकीकार्डिया की वजह से पीआर इंटरवल जो है पेशेंट का वो रिलेटिवली आपको 120 मिलीसेकंड से कम मिलने वाला है। अब पांचवी जो कंडीशन मैं यहाँ पे लिखूंगा जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू कि शॉर्ट पीआर इंटरवल होता है, ये बड़ी क्लासिकल सी कंडीशन है जिसमें हार्ट में कंडक्शन सिस्टम की एबनॉर्मलिटी है। अब वो कंडक्शन सिस्टम की एबनॉर्मलिटी क्या है उसको मैं एक लाइन डायग्राम पे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन आई कम बैक टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड। देखिए मैंने तो बताया था कि हार्ट में एक एसए नोड होता है, उससे करंट जाती है एवी नोड में। एवी नोड के दोनों साइड्स के क्रॉस करंट एंटर करती है बंडल ऑफ फेज में जिसमें सेप्टल एक्टिवेशन होती है तो क्यू वेव आ जाती है, फिर लेफ्ट वेसिकल में जाती है, राइट में जाती है, फिर ये परकिंजे नेटवर्क हो गया एंड दिस विल बी इनर्वेटिंग द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट और ऊपर सुपीरियरली एट्रिया प्रेजेंट है। लेकिन अब मैं एक ऐसा पेशेंट बता रहा हूँ जिसके हार्ट में दो दो कंडक्शन सिस्टम है, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। ये जो एबनॉर्मल वाला मैंने ब्लू कलर से दिखाया है ये बेसिकली इसका नाम होता है बंडल ऑफ कैंट। जैसे ही मैंने बंडल ऑफ कैंट लिखा तो आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि मैं एक आपको एबनॉर्मलिटी हार्ट की पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम होता है WPW, दैट इज वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनके हार्ट में दो दो कंडक्शन सिस्टम्स होते हैं। एक है नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम जो कि एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फेज वाला, लेकिन एक बाईपास ट्रैक्ट के जैसे काम कर रहा है। ये जो बंडल ऑफ कैंट होता है, बी से बंडल ऑफ कैंट, ये हार्ट में एक बाईपास ट्रैक्ट के जैसे काम करता है। और बाईपास ट्रैक्ट मतलब ये सीधा जो करंट है एसए नोड की, पहले तो देखो आप में मुझ में क्या होता है कि एसए नोड की जो करंट है वो एवी नोड में जाती है, फिर वहाँ ब्रेक लगती है, धीरे धीरे नीचे जाती है। यहाँ पे करंट बिना ब्रेक लगे सीधा ही वेंट्रिकल्स में चली जाएगी। तो बंडल ऑफ कैंट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो वेगस नर्व है वो बाईपास हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे बोला था वेगस नर्व इज लाइक द गोल कीपर ऑफ द हार्ट, गेट कीपर ऑफ द हार्ट, जैसी बातें मैंने बोली थी। तो वो गोल कीपर गेट कीपर बाईपास हो गया, करंट सीधा नीचे एंटर कर जाती है। तो इस वजह से इस पेशेंट को चेयर पे बैठे बैठे भी पैल्पिटेशंस होते रहेंगे, घबराहट होती रहेगी। और जब इस पर्सन की ईसीजी करी जाती है तो क्योंकि एबनॉर्मल करंट हार्ट में एंटर कर रही है तो आपको शॉर्ट पीआर इंटरवल तो मिलता ही है, साथ में एक और वेव मिलती है। और वो वेव मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, दैट वुड बी, लेट मी जस्ट स्केच बिफोर यू कि जैसे पी वेव आई, पी वेव के बाद में एकदम से यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि जो आर वेव है आप में मुझ में तो आर वेव जो होती है वो सीधा ऊपर जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन की ईसीजी में आप नोटिस कर रहे हो कि द पी वेव इज नॉट गोइंग स्ट्रेट अप, इसमें एक चेंज ऑफ स्लोप मिल रहा है आपको। यू कैन नोटिस जहाँ पे मैंने एरो लगा रखे हैं, आर वेव सीधा ऊपर नहीं जा रही क्योंकि नॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ वेंट्रिकल नहीं हो रही ना, एबनॉर्मल एक्टिवेशन हो रही है बंडल ऑफ कैंट के थ्रू। तो देयरफॉर यहाँ की जो स्पेशल ईसीजी फाइंडिंग है दैट इज अ हॉट फेवरेट ऑफ अवर एग्जामिनर, और इसका नाम आपको याद करना होता है। इसको बोलते हैं डेल्टा वेव, जो कि WPW सिंड्रोम के केस में मिलती है, जिसमें स्मूथ अपस्ट्रोक ना मिलके rather there is a change in the slope of the upswing of the R wave, and therefore जो फिफ्थ कंडीशन आपको यहाँ पर नोटिस करनी है या नोट करनी है उसका नाम है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। WPW के लिए क्या क्या पॉइंट याद करने हैं? पहला कि इसमें बंडल ऑफ कैंट होता है, बंडल ऑफ कैंट बी से बाईपास ट्रैक्ट होता है। इस बाईपास ट्रैक्ट में वेगस नर्व का निवास नहीं होता है, क्योंकि वेगस नर्व नहीं होती तो इम्पल्सेस तेजी से नीचे चले जाएंगे और एक्टिवेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स हो सकती है। सो मेन पॉइंट है डेल्टा वेव्स वुड बी प्रेजेंट इन दिस कंडीशन। अब पढ़ते हैं कंडीशन जिसमें प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल होगा। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल मतलब ब्रैडीकार्डिया।
और ब्रैडीकार्डिया के लिए मैंने अलग से जो इसके आगे वाला वीडियो होगा उसमें मैंने अलग से एरिथमियास को डिस्कस किया है, तो उसमें मैंने ब्रैडी एरिथमियास को भी डिस्कस किया है। तो अभी के लिए अपने याद करना है हार्ट ब्लॉक्स। हार्ट ब्लॉक से मेरा मतलब है कि भाई ब्लॉक वर्ड पढ़ोगे तो सिंपली इंग्लिश में इतना तो क्लियर हो जाता है कि भाई ब्लॉक मतलब कंडक्शन स्लो हो गई, और स्लो हो गई तो पीआर और हार्ट रेट का इन्वर्स रिलेशन होता है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था। तो जब भी हार्ट रेट स्लो हो जाएगी हार्ट ब्लॉक से, तो पीआर इंटरवल की वैल्यू आपको इंक्रीज मिलेगी। बाकी अलग अलग प्रकार के हार्ट ब्लॉक्स होते हैं, मोबिट्स 1 हार्ट ब्लॉक होता है, मोबिट्स 2 होता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है, जिसको आगे सब्सिक्वेंटली डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैसेज है कि अगर कभी भी हार्ट ब्लॉक्स लिखा है या फिर हार्ट ब्लॉक्स की जगह पे वो बोल रहा है कि पेशेंट जो है मेरा उसको हाइपोथायराइडिज्म है। रिमेंबर मैंने बोला था कि जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उन पेशेंट्स में हार्ट रेट कम होगी। यूजुअली आपने देखा भी होगा हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मैक्सिडीमा होता है और हार्ट रेट 60 के नीचे रहता है, तो उनमें पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा। या फिर एक और कंडीशन जो मैं अभी मेंशन कर सकता हूँ, दैट इज एथलीट्स, क्योंकि एथलीट्स, जब सुपर एथलीट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि मैराथन दौड़ते हैं, 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं, या फिर जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, उनमें एक्सरसाइज कर करके, क्योंकि हाई वेगल टोन होती है, तो हाई वेगल टोन की वजह से जो एवी नोड की कंडक्शन है वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से पीआर इंटरवल आपको इंक्रीज मिलता है नॉर्मल से ज़्यादा। और यहाँ पे हम काउंट भी देख भी लेते हैं ना, जैसे अगर आप इस वाली ईसीजी को देखें तो आई थिंक आप इंक्रीज नोटिस करेंगे कि जो छोटे वाले बक्से में उनकी नंबरिंग भी करता हूँ, मतलब दिस इज 1 2 3 4, ऑलमोस्ट लाइक 4.5 5 के आसपास जा रहा है। तो 5 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, 5 इंटू करो तो 200 मिली सेकेंड। आई मीन द पीआर इंटरवल इज लाइक हिटिंग अपर लिमिट और नॉर्मल, और इनफैक्ट इसमें तो पीआर इंटरवल इंक्रीज भी हो रहा है। वो एक कंडीशन होती है जो आगे डिस्कस करी जाएगी, मैं ना अभी वर्बली नाम बोल देता हूँ कि जो पीआर इंटरवल है इसका वो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, इसको मोबिट्स 1 हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन अभी मैं नहीं चाहता कि आप मोबिट्स 1 नाम नोट करो, मैं चाहता हूँ कि बस आप ये नोटिस करो कि जैसे पीआर इंटरवल पहले 120 था, फिर 120 से 200 हो गया, फिर और ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये जब पीआर इंटरवल इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है तो इसको मोबिट्स 1 हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। बट द पॉइंट इज कि अभी मोबिट्स 1 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ वर्ड हार्ट ब्लॉक, चाहे वो मोबिट्स 1 बोले चाहे वो बोले कंप्लीट हार्ट ब्लॉक इन अ पेशेंट। द पॉइंट इज कि ब्लॉक वर्ड पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि भाई ब्रेडिकार्डिया की बात कर रहा है, तो आप बोल दोगे प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। अब यहाँ पे एक्सेप्ट याद करना है, एक ऐसा हार्ट ब्लॉक जिसमें पीआर इंटरवल नॉर्मल होता है। क्वेश्चन होगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग विल हैव प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल एक्सेप्ट, क्योंकि 3 ऑप्शन तो मैंने बोल दिए, हार्ट ब्लॉक्स, हाइपोथायराइडिज्म एंड एथलीट्स। लेकिन एक एक्सेप्शन आप लोगों को याद करनी है, और वो एक्सेप्शन है जिसका नाम होता है मोबिट्स 2 हार्ट ब्लॉक। ये इकलौता ऐसा हार्ट ब्लॉक होता है जिसका पीआर इंटरवल नॉर्मल होता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जितने भी आप हार्ट ब्लॉक्स पढ़ते हो, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, सभी में ही पीआर इंटरवल इंक्रीज होता है। लेकिन इकलौता ऐसा हार्ट ब्लॉक जिसमें पीआर इंटरवल नॉर्मल होता है, दैट इज मोबिट्स 2 हार्ट ब्लॉक। सो दैट इज व्हाई द क्वेश्चन विल से ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पीआर एक्सेप्ट। एट द मोमेंट मेरे हिसाब से टैकीकार्डिया वाले इशू में तो आपने सिर्फ एक डब्ल्यू पे ही फोकस करना है, बाकी सारे तो लॉजिक से निकल जाते हैं भाई। चाहे चाहे एंग्जाइटी की बात करी जाए, चाहे प्रेगनेंसी की बात करी जाए, चाहे डब्ल्यू की बात करी जाए, जैसे सबसे कॉमन जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, लास्ट में मैंने लिखा भी इसको बिकॉज आई थॉट आई शुड से दिस, कि जो सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है वो डिप्रेशन नहीं है, इट इज एंग्जाइटी न्यूरोसिस। तो पेशेंट क्योंकि हमेशा घबराहट रहती है तो उनमें भी पीआर इंटरवल आपको लोअर साइड और नॉर्मल पे मिलेगा। बट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पीआर इंटरवल नॉर्मलिटीज पे आपको याद होने चाहिए। पहला डब्ल्यू में पीआर इंटरवल विद डेल्टा वेव, द वर्ड इज डेल्टा वेव टू बी रिमेंबर्ड। एंड सेकंड वुड बी दैट पीआर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, द आंसर वुड बी गिवन एज मोबिट्स 2 हार्ट ब्लॉक। इसको कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डेल्टा वेव मिलती कहाँ पे, तो इट इज फाउंड इन द अपस्विंग ऑफ द आर वेव। जैसे आर वेव नॉर्मली तो स्मूथ अप जाएगी, यहाँ पे थोड़ा चेंज इन स्लोप जैसे मैंने दिखाया, दैट इज व्हाट हैज टू बी पिक्ड अप। एंड मेरे हिसाब से तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। नाउ वंस यू गेट द पीआर इंटरवल राइट, हम आगे बात करेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि मैंने अभी पी वेव और पीआर इंटरवल की अबनॉर्मलिटीज बताई है। अब मैं अबनॉर्मलिटीज बताऊंगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। जब भी आप पढ़ते हो ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, तो आपने जो एरिथमिया याद करना है उसका नाम होता है पीएसवीटी, जिसको बोलते हैं पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नैरो क्यूआरएस, नैरो में की जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन है दैट वुड बी टर्निंग आउट टू बी लेस देन 80 मिलीसेकंड। भाई नॉर्मली जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है उसमें आप देखोगे कि भाई क्यू अलग दिखाई देता है, आर अलग होता है, फिर एस होता है। तो नॉर्मली लाइक क्यूआरएस का ड्यूरेशन 80 से 100 मिलीसेकंड होता है। लेकिन जब पीएसवीटी होता है तो उसमें आप नोटिस करोगे कि आर और एस लिटरल एक दूसरे के ऊपर ही जंप कर रही होगी। जैसे अगर मैं इस पेशेंट की ईसीजी को ड्रॉ करूं, तो इस पर्सन की ईसीजी में लेट मी जस्ट ड्रॉ फ्यू मोर कॉम्प्लेक्सेस, फिर एक्चुअल वाले से कंपैरिजन मोड में बात कर लेंगे। जो पीएसवीटी होता है पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, उसको अगर आप बना रहे हो ना अभी हैंड ड्रॉ में, तो थोड़ा सा ना एसटी डिप्रेशन दिखाना,
बिकॉज ये बड़ा करेक्टरिस्टिक सा होता है कि जैसे हार्ट रेट एकदम से बढ़ती है पीएसवीटी में, तो साथ में थोड़ा एस्टे डिप्रेशन आ रहा होता है। एंड जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे हैंड ड्रॉ किया, उसी को मैं यहाँ पे जूम इन करता हूँ। जब मैं जूम इन करूंगा तो आई डू ट्रेसिंग्स हेयर ऑल्सो, दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू। यू कैन नोटिस कि ऐसे जो ऊपर जा रहा है वो तो आर वेव है। इनफैक्ट आई कैन यूज अ डिफरेंट कलर सो उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। वट आई एम डूइंग एट द मोमेंट इज वट एवर इज गोइंग अप इज द आर, और जो नीचे आने वाला है वो एस है, और उसके बाद मैंने एक एस टी डिप्रेशन दिखाया है। और उसके बाद अब देखो ये एक ही वेव दिखाई है। ये जो वेव है ये पी वेव और टी वेव के मर्ज होने से बनती है। तो देयरफॉर इस पर्टिकुलर केस में जो फाइंडिंग है उसको बोलेंगे हिडन पी वेव। मैंने एब्सेंट पी वेव नहीं बोला। कभी भी बोल पढ़ते हो ना अगर आप वर्ड एब्सेंट पी वेव, हमेशा बोलते हैं ना एट्रियल फिब्रिलेशन, लेकिन अगर बोलता है हिडन पी वेव तो क्योंकि पी और टी आपस में मर्ज कर जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर पर्सन की ईसीजी में फिर से मैं ग्रीन से मार्किंग करता हूँ। अगर आपका मिस हुआ तो आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस बेटर, कि पहले तो देखिए जो ऊपर जा रहा है आर, नीचे जो आ रहा है एस, और वो लिटरली एक दूसरे के ऊपर जंप कर रहा है। उसके बाद में अब जो मैं मार्किंग करूंगा वो दिखा रहा है थोड़ा एस्टे डिप्रेशन, जूमिंग फर्दर एस्टे डिप्रेशन। और उसके बाद में यहाँ पर वेव्स दिख रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे दो दो वेव्स दिखाई दे रही हैं कि टी है और फिर आगे वाला पी है, आपस में मर्ज हो गए। तो इस वजह से जैसे पिछले वाले में या इसके अगर राइट में देखें तो उसमें ऐसी कोई अलग से एक्टिविटी दिख रही थी, तो मैंने बोलता हिडन पी वेव। या फिर कई बार लिखा होता है मर्ज्ड पी वेव। मर्ज मतलब टी और पी आपस में मर्ज हो रहे होते हैं। लेकिन बेसिक पॉइंट है कि ये एक ऐसा एरिथमिया है जो कि यंग लेडी में मिलता है। यूजली चाय या कॉफ़ी पीने पे उसकी जो सिवेरिटी होती है वो बढ़ जाती है। और इन पेशेंट्स में जो खासियत हम नोट करेंगे दैट वुड बी कि जो क्यूआरएस की ड्यूरेशन है वो 80 मिलीसेकंड से कम होगी। साथ में टैकीकार्डिया है, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हैं कि तकरीबन दो बड़े बक्से आर और आर के बीच में प्रेजेंट है, तो साथ में टैकीकार्डिया भी है। अगर मैं बोलूं कि पर्सन का दो बड़े स्क्वायर आर और आर के बीच में है तो हार्ट रेट हो गया तकरीबन 150 बीट्स पर मिनट। तो अगर आप दोनों को जोड़ दें, क्यूआरएस का ड्यूरेशन 80 मिलीसेकंड से कम तो नैरो, और हार्ट रेट 150 तो नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया इज अ फीचर ऑफ पीएसवीटी। इसका अगर उल्टा बोलता है वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, इसमें देखिए जैसे मैं फिर से ग्रीन से मार्किंग करूंगा, जो ऊपर जाती है वेव उसको आर बोलते हैं और जो नीचे आती है उसको बोलते हैं एस वेव। तो अगर आप इसको देखें तो जो आर और एस कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या हो रहा है, वेंट्रिकल जल्दी 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 कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं बिना ब्लड से भरे हुए। नॉर्मली क्या होता है, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो भरने का मौका तो मिले। ये तो वेंट्रिकल बिना भरे ही जल्दी 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 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। ये ऊपर गया आर और नीचे जो आया वो है एस। और अगर आप इसकी चौड़ाई देखते हो तो वो तो ऑलमोस्ट दो बॉक्सेस के आसपास में आ रही है, वो भी दो बड़े बॉक्सेस के आसपास। नॉर्मली तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 2 से 2.5 छोटे बॉक्सों में आता है, ये तो बड़े बॉक्सेस में आ रहा है। बड़े बॉक्स मतलब हो गया तकरीबन एक बड़ा बॉक्स अगर हम लगा के चले 200 मिलीसेकंड का, तो 400 मिलीसेकंड का क्यूआरएस आरएस कॉम्प्लेक्स हो गया। आई जस्ट राइट इट हेयर। मैंने बोला इसका जो आरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन है, नॉर्मली जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यू तो इसमें दिख नहीं रही है, तो क्यूआरएस का ड्यूरेशन होता है 80 से 100 मिली सेकेंड। यहाँ पे तो दो बड़े बॉक्सेस हैं। एक बड़ा बक्सा जो होता है दैट इज लाइक 200 मिली सेकेंड, तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 400 मिली सेकेंड का हो गया। तो क्योंकि आरएस कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा चौड़ा है तभी मैंने बोला वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। ये कहाँ पे मिलता है, तो दिस इज सीन इन अ कंडीशन जहाँ पे जो वेंट्रिकल्स हैं वो बार बार जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। इस पेशेंट के हार्ट में एक एबनॉर्मल फोकस है। आपके मेरे हार्ट में तो एस नोड हार्ट को कंट्रोल कराता है ना, यहाँ पे एस नोड से तो पूछ ही नहीं रहा। कह रहा है भाई तू कौन, मैं तो फिजियोलॉजी को फॉलो ही नहीं करूँगा। ये देखिए ये तो एस नोड हो गया, ये एवी नोड हो गया, उसके बाद में ये परकिंजे नेटवर्क हो गया जो लेफ्ट और राइट फैसिकल्स दिखा है, इसके बाद में ये परकिंजे नेटवर्क है। तो इस पर्सन के हार्ट में हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक के बाद में एबनॉर्मल फोकस बना, और वो जो एबनॉर्मल फोकस है वो 1 मिनट में 200-250 बार फायर कर रहा है। तो जब वो तेज़ी से फायर करेगा, जब ये जो ब्लैक में मैंने फोकस दिखाया हार्ट अटैक की वजह से जो इश्कीमिया हुआ उसके जैसे एबनॉर्मल फोकस क्रिएट हुआ जो तेज फायर करेगा, तो वेंट्रिकल्स को जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। वेंट्रिकल जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको ब्लड से भरने का मौका नहीं मिलेगा, और अगर ब्लड की फिलिंग ही नहीं होगी तो फिर आउटपुट भी कम हो जाता है। तो आपने याद करना है कि वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया कहाँ पे मिलता है, तो आपका आंसर रहेगा वीटी, दैट इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। याद कैसे करना है, वाइड लिखा होगा तो वाइड में जब जैसे डब्ल्यू लिखते हो तो थोड़ा वी जैसा लगता है, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। डब्ल्यू जैसे लिख रहे हो तो दैट इज लाइक इट लुक्स लाइक अ वी इनिशियली ना, जो मूवमेंट है, तो दैट इज वीटी। और ऑन द अदर हैंड इफ इट सेज नैरो क्यूआरएस टैकीकार्डिया दैट वुड ऑलवेज बी पीएसवीटी। बाकी वो आगे हम बात करेंगे, पीएसवीटी में एडिनोसिन देना है, उसके बाद में सलाइन पुश देना है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हम एमेड्रॉन की डोज की बात करेंगे। फ्लूइड इनफैक्ट यहाँ पे लिखना भी चाहता हूँ, वीटी के लिए तो अभी लिख देता हूँ बिकॉज ये नॉर्थ साइड में क्वेश्चन था कि जो एमेड्रॉन देंगे
तो एमेड्रॉन की जो ड्रिप होगी दैट वुड बी बेसिकली गिवन विद, तो ऑप्शंस थे नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, 5% डेक्सट्रोज। तो एमेड्रॉन जो होता है वो 5% डेक्सट्रोज के साथ देते हैं। ऑन द अदर हैंड जो पीएसवीटी के मैनेजमेंट के लिए एडिनोसिन दिया जाता है, वो एडिनोसिन पहले 6 मिलीग्राम डोज देंगे, फिर 12 मिलीग्राम देंगे। डोज वगैरह मेरे हिसाब से तो नहीं पूछता है, एड्रेलिन एट्रोपिन की पूछ ले, लेकिन एडिनोसिन की डोज तो मतलब आई डोंट थिंक सो दैट दे विल आस्क यू द डोज पर से। बट हाँ, जो एडिनोसिन दिया जाता है उसके बाद में 20 ml का नॉर्मल सलाइन का पुश इज गिवन। तो आई थिंक ये तो रिसेंट क्वेश्चन में ही था कि भाई कौन सी एंटी रिदमिक दवाई के बाद में नॉर्मल सलाइन का पुश देते हैं, तो आंसर होगा एडिनोसिन। या फिर एमेड्रॉन जब पेशेंट को दे रहे हैं इन्फ्यूजन फॉर्मेट में, पहला बोलस हो गया फिर इन्फ्यूजन हो गया, तो पहला पहला डोज तो बोलस जाएगा, उसके बाद में जो इन्फ्यूजन जा रहा है उस इन्फ्यूजन में उसने बोला कि भाई कौन सा वाला फ्लूइड यूज करते हैं, तो एमेड्रॉन के लिए जो इन्फ्यूजन के लिए जो फ्लूइड यूज करा जाता है दैट वुड बी गिवन एज लाइक 5% डेक्सट्रोज। एंड मेन कॉन्सेप्ट जो अभी है वो ट्रीटमेंट एल्गोरिथम्स तो आगे पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे आपने क्वेश्चन में आंसर करना होता है विद रिस्पेक्ट टू पीएसवीटी एंड वीटी। बट या अभी के लिए याद करना, नैरो क्यूआरएस कभी भी लिखा है तो आप बोलना पीएसवीटी, और अगर बोलता है वाइड वाइड तो फिर दो ही अक्षर है वीटी, दैट इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की एबनॉर्मलिटीज है। जैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म होता है तो हम आते हैं एसटी सेगमेंट पे। एसटी सेगमेंट होता है जो कि आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट कहलाता है। जैसे ये पी हो गया, क्यूआरएस हो गया, और अब हम एंटर कर चुके हैं इस वाले एरिया में, दैट इज द एसटी सेगमेंट ऑफ द पेशेंट, द एंड ऑफ द एस एंड द स्टार्टिंग ऑफ द टी। और हम पढ़ेंगे एसटी सेगमेंट एलिवेशन को। एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता भी अलग अलग टाइप का है। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक होगा तो हार्ट अटैक में तो आप नोटिस करोगे कि टी वेव का इन्वर्जन हो जाएगा, और एसटी एलिवेशन में आपको इस प्रकार की कॉन्वेक्सिटी मिल जाती है। या फिर इसको मैं फिर से स्केच करता हूँ जो कि कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट्स में मिल सकता है, विच इज़ कि जो एसटी एलिवेशन है दैट इज लुकिंग स्लाइटली डिफरेंट इन अ सेंस कि जो मैंने इनिशियली ड्रॉ किया था उससे थोड़ा हटके है। जैसे यहाँ पे जो आपको इस पर्टिकुलर हैंडआउट में ये जो पर्टिकुलर आप इमेज देख पा रहे हैं उसमें जो एसटी, दिस इज लाइक आई जस्ट हाईलाइट दिस इज आर, दिस इज एस, एंड उसके बाद में बड़ा प्रोमिनेंट सा एक एस टी सेगमेंट एलिवेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये वाला तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कबर के ऊपर में इंस्क्रिप्शन होता है ना जिसको हम टूम स्टोन बोलते हैं। भाई जैसे डेथ हो जाए तो कई बार कबर में दफनाते हैं तो उसमें ऊपर वो टूम स्टोन लगाते हैं ना, जैसे क्रिश्चियंस में देखा होगा कि वो दे बेसिकली पुट इंस्क्रिप्शन विद द नेम ऑफ द पर्सन कि इतने साल से इतने साल तक ये आदमी जिंदा रहा। तो बेसिकली मैंने दो प्रकार के एस टी एलिवेशन आपको अभी भी दिखाए हैं। जो पहले वाला है उसके लिए तो सिंपली बोलेंगे दिस इज एस टी एलिवेशन with convexity in a upward direction which is seen in patients of myocardial infarction। लेकिन दूसरा वाला भी myocardial infarction में ही मिलता है। और इस बारी जो एस टी एलिवेशन दिखाया गया है यहाँ पे, इसके लिए जो क्लासिकल नाम होता है उसको बोलते हैं टूम स्टोन पैटर्न। तो मैंने बताया कि एमआई के कुछ पेशेंट्स में आपको जो एस टी एलिवेशन मिलेगा वो ऐसे थोड़ा राउंडेड वाला मिलेगा या फिर थोड़ा रेदर पॉइंटेड वाला एस टी एलिवेशन हो सकता है। आप ऐसे याद कर लीजिए, एक जो ज़्यादा राउंडेड वाला है उसके लिए तो सिंपल नाम है एस टी एलिवेशन विद कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड्स, लेकिन अगर थोड़ा पॉइंटेड वाला है देन यू विल से इट इज अ टूमस्टोन पैटर्न। एंड विद दिस इन बैकग्राउंड लेट्स लुक एट कंडीशंस जहाँ पे एस टी सेगमेंट एलिवेशन पढ़ते हैं। तो निमोनिक है एलिवेशन ए बी। एलिवेशन ए बी में अल्फाबेट ई से आपको याद करना है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की जब बात करी जाती है तो हमेशा हाइपरकलीमिया हमारे माइंड में आएगा। आपने याद करना है हाइपरकलीमिया में एरो ऊपर जा रहा है, एरो ऊपर जा रहा है मतलब एस टी एलिवेशन। इसका उल्टा भी याद कर लो, हाइपोकलीमिया में एरो नीचे जा रहा होगा तो एस टी डिप्रेशन प्रेजेंट होगा। अल्फाबेट एल से होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, तो सिर्फ निमोनिक के लिए कवर हो रहा है। अब सपोज इस टाइम पे ऐप में 100 स्टूडेंट्स ये वीडियो सुन रहे हैं तो हो सकता है कि एक या दो लोगों में फिजियोलॉजिकल एस टी एलिवेशन भी हो। अगर फिजियोलॉजिकल है, कोई चेस्ट पेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट नॉर्मल एथलीट्स में एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करे, एक्सरसाइज करे, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फिजियोलॉजिकल वेरिएंट। इसको अर्ली रिपोलराइजेशन वेरिएंट बोलते हैं, जो कि अगेन सिर्फ निमोनिक के कंप्लीशन के लिए हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन इसके जो अगला वाला मैं मेंशन करूंगा वो एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हार्ट अटैक के बाद में दे कैन बी स्ट्रक्चरल डैमेज, और वो जो स्ट्रक्चरल डैमेज होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म। ये वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हुआ हार्ट अटैक के बाद में, मसल्स में डैमेज हो गया तो वेंट्रिकल्स बाहर की तरफ बल्ज कर गए, इसको वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म बोलते हैं। ये सिग्निफाई करता है, मतलब एस टी एलिवेशन जब आ रही है तो ये बता रही है कि भाई हार्ट में स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया है आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अल्फाबेट टी से हो जाता है ट्रॉमा, आई से होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इंडिया में जो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है वो तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। उसके बाद में अल्फाबेट ओ से हो जाता है ऑसबॉर्न वेव। अब ऑसबॉर्न वेव हम पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइपोथर्मिया। जैसे वो सिचुएशन क्रिएट करेगा कि भाई एक सोल्जर है जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे पोस्टेड है और वहाँ पे ऊपर एवलांच हो गया, मतलब बर्फ़ गिर गई और बर्फ़ के नीचे वो सोल्जर दब गया।
तो लकीली मतलब बर्फ़ के नीचे दब तो गया था, पर इसका जो कंपनी कमांडर था उसने बाकी ट्रूप्स को भेज के वहाँ पे डिगिंग कराई और उसको निकलवा लिया बर्फ़ के नीचे। पर अगर 1 घंटा भी ये -40 के टेम्परेचर में बर्फ़ के नीचे दबा रह गया, तो इसकी ईसीजी में जो फाइंडिंग आएगी उसका नाम है ऑसबॉर्न वेव, दैट वुड बी फाइंडिंग ऑफ हाइपोथर्मिया। और ये जो ऑसबॉर्न वेव होती है, दिस इज़ सीन एट विद रिस्पेक्ट टू द एसटी सेगमेंट ओनली। मैं इसको इनफैक्ट ड्रा ही कर देता हूँ सो दैट इट बिकम्स मच मोर ईज़ियर फॉर यू टू कॉम्प्रिहेंड कि व्हाट आई एम सेइंग एट द मोमेंट इज़ कि जैसे ही यहाँ पर जैसे ही आर वेव नीचे आ रही है, आई विल जस्ट मेक इट वंस अगेन, इसको अपने डेल्टा वेव से कंपेयर करना है। जब आर वेव नीचे आ रही है तब मैंने यहाँ पर एक एबनॉर्मलिटी दिखाई है, तो ये तो टी वेव हो गई, बट यू कैन सी दैट दिस एबनॉर्मलिटी दैट आई करंटली शोन बिफोर यू वुड बी अ ऑसबॉर्न वेव दैट इज सीन विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट्स हु आर एक्सपोज टू हाइपोथर्मिया, जहाँ पे कोर टेम्परेचर 35 डिग्री से कम हो जाता है। आपने इसको डेल्टा से मिक्स नहीं करना है, क्योंकि डेल्टा वेव में तो आर वेव के ऊपर जाते हुए में प्रॉब्लम थी। आई जस्ट शो द डेल्टा वेव अगेन। जो डेल्टा वेव थी उसमें तो आप नोटिस कर रहे थे कि जब आर वेव ऊपर जा रही है दैट इज व्हेन देयर वाज अ इशू, बट इधर तो जब आर नीचे आ रही थी उस टाइम पे मैंने एबनॉर्मलिटी शो करा हुआ है। सो दैट वुड बी रेफर्ड एज ऑसबॉर्न वेव, जो कि हाइपोथर्मिया का सेटिंग वो हमेशा मेंशन करेगा, ऐसे सीधा ईसीजी नहीं पकड़ा देगा। देन इज अल्फाबेट एन। अल्फाबेट एन इज टू रिमेंबर नॉन ऑक्लूसिव वेजोस्पैज्म। नॉन ऑक्लूसिव वेजोस्पैज्म से मेरा मतलब होता है प्रिंजमेटल एंजाइना। देखिए सारे के सारे जो एंजाइना होते हैं, सारे के सारे जो एंजाइना होते हैं, उन सब में ही देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ एसटी डिप्रेशन। सारे एंजाइना में एसटी डिप्रेशन होता है। इकलौता एंजाइना जिसमें एसटी एलिवेशन प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है प्रिंजमेटल एंजाइना। इसलिए इसका तो नाम मैं रेड में लिख रहा हूँ कि भाई सारे के सारे जो एंजाइनाज होते हैं सभी में ही आपको हमेशा एसटी डिप्रेशन मिलता है, लेकिन इकलौता एंजाइना जिसमें एसटी एलिवेशन मिलता है उसका नाम है प्रिंजमेटल एंजाइना। अब क्योंकि प्रिंजमेटल एंजाइना इस निमोनिक में फिट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसका नाम बदल के लिख दिया नॉन ऑक्लूसिव, कि भाई नॉर्मली तो एंजाइना कॉर्नरी आर्टरी के ब्लॉकेज से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्पैज्म। आई रिपीट दैट अगेन, एंजाइना में एस्टी डिप्रेशन होता है। एंजाइना क्यों होता है, जब कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज होती है, लेकिन यहाँ ब्लॉकेज नहीं है, यहाँ तो स्पैज्म प्रेजेंट है। तो देयरफॉर इसको हम वेजोस्पैज्म से इंड्यूस एंजाइना को प्रिंजमेटल एंजाइना बोलते हैं, जिसमें एस्टी एलिवेशन प्रेजेंट है। इसके बाद आते हैं अल्फाबेट ए पे, दैट वुड बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होती है इसको बोला जाता है एक्यूट पेरिकार्डिटिस, जो कि वायरल पेरिकार्डिटिस हो सकता है, टीबी की वजह से हो सकता है, मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है। और फिर एक ऐसी कंडीशन बता रहा हूँ जिसमें पेशेंट रात को सोते सोते ही एक्सपायर कर गया। यंग लड़का था, घर वाले सरप्राइज हैं, कई कह रहे कि गांव में सांप ने काट लिया, कोई कह रहा है किसी ने जहर खिला दिया, और ये यंग लड़का रात को नींद में सो गया। और इसके फादर बता रहे हैं कि इवन इसका जो बड़ा भाई था वो भी ऐसे ही हुआ कि घर में सोते सोते उसकी डेथ हो गई, और उन्हें लग रहा है कि घर में कोई आत्मा आ गई। जैसे गाँव में तो मतलब पीपल विल बी लाइक सुपरस्टिशियस, तो यू नीड टू बी एम्पैथिक, मजाक नहीं उड़ाना है उनका, यू टू एम्पैथिक, उनको नहीं समझ में आएंगी टेक्निकल बातें। तो ब्रुगाडा सिंड्रोम हार्ट का एक चैनल डिफेक्ट होता है, यहाँ पे सोडियम चैनल डिफेक्ट होता है, इसका नाम होता है SCN5A। और ब्रुगाडा सिंड्रोम में जो एसटी एलिवेशन होता है वो अगेन बड़ा करेक्टरिस्टिक सा होता है, जिसको मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। इन पेशेंट्स में जो एसटी एलिवेशन मिल सकता है वो एसटी एलिवेशन ऐसे होता है जिसको हम सैडल बैक पैटर्न भी बोलते हैं। सो दो आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम में वो आपसे ऐसा सैडल बैक पैटर्न की फोटो दिखा के सीधा पूछेगा, बट या आई जस्ट वांट टू टेल यू कि बहुत बार ऐसा हम सुनते हैं कि भाई घर पे पेशेंट घर पे सोते सोते यंग गाय की डेथ हो गई 20-21 साल का। इनफैक्ट ये किताब में लिखा है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन नॉक्टर्नल डेथ इन अ यंग साउथ ईस्ट एशियन गाय। साउथ ईस्ट एशियन से मतलब इंडिया की बात कर रहा है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन नॉक्टर्नल डेथ इन साउथ ईस्ट एशियन गाय इज ब्रुगाडा सिंड्रोम, जिसमें अगेन एसटी, अगर इसकी ईसीजी पहले करी गई होती तो सैडल बैक पैटर्न मिल रहा होता। और इसके एल्डर, ये क्योंकि जेनेटिकली एक्वायर्ड कंडीशन होती है, तो इन पेशेंट्स में सभी में एसटी एलिवेशन प्रेजेंट है। अब आपकी क्वेरी होगी सर काफ़ी सारे हो गए, आप बता दो याद कौन सा करना है। तो पहले तो याद करना है ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हाइपरकलीमिया। उसके बाद याद करना है वेंट्रिकुलर एन्युरिज्म। एलिवेशन वर्ड देखा जाए तो पहले इलेक्ट्रोलाइट था, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, अर्ली रिपोलराइजेशन वेरिएंट, लेकिन उसके बाद में है वेंट्रिकुलर एन्युरिज्म। देन वुड बी द ट्रॉमा। ट्रॉमा कर लोगे, मतलब ट्रॉमा मतलब पेरिकार्डियोसेप्टिसिस करते हुए नीडल से इंजरी होगी। देन कैन बी इन्फेक्शन इन अ पेशेंट। देन इज ऑसबॉर्न वेव that I've currently highlighted, that is with respect to hypothermia. Only angina having ST elevation is parenchymal angina. Then is acute pericarditis. तो मैंने यहाँ पे बताए तो काफ़ी सारे, लेकिन मेरे हिसाब से 5 अगर आप याद कर लो, हाइपरकलीमिया, देन इज वेंट्रिकुलर एनोरिज्म, हाइपोथर्मिया, वो ऑसबॉर्न वेव फिर भी हो जाएगा, दैट इज देन इज ओनली एंजाइना विद एसटी एलिवेशन, दैट इज प्रिंजमेटल एंजाइना, और एक्यूट पेरिकार्डिटिस आर कॉजेज ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेशन। अब इसका उल्टा पढ़ते हैं कि भाई ईसीजी में एसटी डिप्रेशन कब आएगा।
तो इसके लिए निमोनिक याद करना है एंड, और उसके बाद में लो पोटेशियम दैट इज हाइपोकलीमिया। भाई हाइपरकलीमिया में ऊपर जाता है एसटी और हाइपोकलीमिया में नीचे जाता है, तो ये तो सॉर्ट हो गया। एंड से क्या याद करना है, तो एंड से याद करना है ए से एंजाइना। जितने भी प्रकार के कोई सा भी एंजाइना लिख दे, वो स्टेबल एंजाइना लिखे, वो अनस्टेबल एंजाइना लिखे, आपका आंसर आएगा दैट देयर वुड बी एसटी डिप्रेशन प्रेजेंट, जैसे कि आप यहाँ रिप्रेजेंटेशन में देख भी पा रहे हो और मैं उसको मार्कआउट भी कर रहा हूँ यहाँ पे। Like I'll just draw it once again. This is R, this is S, and then you can notice that there is a ST segment depression that is visualized in this patient followed by T wave. In fact, I'll just draw it once again to highlight, थोड़ा उसको और accentuate कर देता हूँ थोड़ा। If I draw with a finer pen तो और better आएगा। This is R, this is S, and then you can notice that I have shown ये वाला जो ST सेगमेंट डिप्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दैट्स लाइक विद अ फाइनर पेन ज़्यादा बेटर आ जाता है। तो ए से हो गया एंजाइना, दोनों प्रकार के स्टेबल और अनस्टेबल, बट प्रिंस मेटल नहीं, प्रिंस मेटल में एसटी एलिवेशन बोलना। देन एन से याद करना है दैट वुड बी नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। एमआई जो होता है दो प्रकार का होता है, एक जो एमआई होता है दैट इज एसटी एलिवेशन एमआई, और एक होता है नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल। एन मतलब यहाँ पे इट इज अ नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। भी ऑब्वियस बात है, एसटी एलिवेशन में तो होगा, नॉन एसटी में एसटी डिप्रेशन होगा। और फिर डी से डिजॉक्सिन, वो दवाई जो हार्ट फेलियर के लिए यूज करी जाती है। मैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी नहीं बोल रहा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से तो एरिथमियाज होते हैं। मैंने बोला सिर्फ डिजॉक्सिन देने से ईसीजी में एसटी डिप्रेशन आता है। तो याद करते हैं एंड लो पोटेशियम, ए से एंजाइना, दोनों प्रकार के स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना। देन उसके बाद हो गया एन से नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, डी से हो गया डिजॉक्सिन, और उसके बाद में लो पोटेशियम दैट इज हाइपोकलीमिया। और ये कंपैरिजन में पूछेगा ऑल आर कॉजेज ऑफ एसटी एलिवेशन एक्सेप्ट ऑल आर कॉजेज ऑफ एसटी डिप्रेशन एक्सेप्ट। सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा। As far as the type of ST segment elevation patterns are concerned, तो I'll just highlight them once again before you, क्योंकि MI के केस में तो इस प्रकार से मिलता है with the concomitant T wave inversion, इसको हम ST elevation with convexity upwards बोलेंगे। लेकिन कई बार मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में जो ST elevation आता है वो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न रखेगा, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, जिसको हम टूमस्टोन पैटर्न भी बोल रहे होते हैं। तो ये दोनों ही जो पैटर्न्स दिखाए गए हैं, ये दोनों के दोनों ही पैटर्न्स मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में मिल सकते हैं। और कौन से वाले मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में मिलेंगे, तो एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में इज व्हाट वी विल बी गेटिंग इट। अब जो मैं नेक्स्ट ड्रॉ कर रहा हूँ वो पहले से थोड़ा सा हटके है, ये मैंने इससे पहले नहीं बताया है, और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ही मैंने यहाँ पर इस डिस्कशन में फिर से गया हूँ, बिकॉज ऑलरेडी वो मैंने पिछले सेट पे भी ड्रॉ किए थे। आपने नोटिस किया कि जो सबसे ऊपर वाला था उसमें तो मैंने स्टेटमेंट बोली थी दैट देयर इज अ एसटी एलिवेशन विच इज कॉन्वेक्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो नीचे वाला मैंने ड्रॉ किया उसमें आप नोटिस कर रहे हो कि इट इज़ नॉट कॉन्वेक्स, इट इज़ कॉन्केव इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो थोड़ा सा ट्विस्ट है डिस्कशन में कि कॉन्वेक्स होने की जगह पे इट इज कॉन्केव इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस दैट आई करंटली मेंशन्ड बिफोर यू वुड बी रेफर्ड टू एज एक्यूट पेरिकार्डिटिस, दो इट वाज मेंशन्ड इन द निमोनिक पेरिकार्डिटिस एलिवेशन। एबी का जो ए था वो एक्यूट पेरिकार्डिटिस था, बट मैंने तब ड्रॉ नहीं किया था। तो आप कभी भी अगर ऐसा पढ़ते हो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसटी एलिवेशन कॉन्केव इन अपवर्ड डायरेक्शन, फिर एमआई मत बोल देना। अगर वो बोलता है ST एलिवेशन विद कॉन्वेक्सिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, STE लिखा होगा, ST एलिवेशन विद कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड्स, अब बोलना मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो बोलता है ST एलिवेशन विद कॉन्केविटी, आप देखिए ना यहाँ पे जैसे वो बीच में डिप्रेशन है, एक में कॉन्वेक्स था एक में कॉन्केव है, तो अगर बोलता है कॉन्केव अपवर्ड्स फिर आप बोलना एक्यूट पेरिकार्डिटिस। सो ऑब्वियसली उसके मैंने ज़्यादा पैटर्न्स डिस्कस किए हैं, बट ये जो अभी अभी मैंने मार्क किए हैं दे आर लाइक मस्ट नो फॉर यू गाइज। मतलब ये कभी आपको अपनी लाइफ में कभी भूलना नहीं है कि कभी कोई पेशेंट आया चेस्ट पेन वाला और ST एलिवेशन नहीं देख पा रहे। मतलब मतलब मेरा पॉइंट है कि ऑब्वियसली पूरी टीम रहती है हॉस्पिटल में और हम डायग्नोसिस बना लेंगे, बट पॉइंट है कि ECG देख के तो यार हमें कॉमन चीज़ें पकड़नी होती हैं कि भाई किसी को मान लो आप बेड साइड पे ही और सडनली मॉनिटर पे डिस्प्ले में चेंजेस आने शुरू हो गए, तो जितना आप अर्ली आइडेंटिफाई कर लोगे ना उतना सर्वाइवल जो होंगे पेशेंट के चांसेस वो इंक्रीज हो जाते हैं। फिर जो सवाल हम पढ़ेंगे वो QT इंटरवल पे है। तो जैसे ST एलिवेशन और डिप्रेशन के कॉजेज बताए, अभी QT की बात कर रहा हूँ। QT और कैल्शियम का हमेशा इन्वर्स रिलेशन रहता है। तो अगर वो कभी भी टेटनी की बात करेगा, टेटनी में आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जो फिजिशियन है वो पेशेंट के पैरोटिड ग्लैंड के आगे टैपिंग कर रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे टैपिंग करी जाए, हमारे यहाँ पैरोटिड ग्लैंड से फेशियल नर्व निकल रही होती है, तो फेशियल नर्व को टैप करा जाए तो आप में मुझ में कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फेस के जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से मैंने बताया कि टेटनी के पेशेंट में हमेशा हमें मिलता है चोवोस्टॉक साइन। चोवोस्टॉक साइन का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू विल बी टैपिंग ऑन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, जो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड होता है उससे फेशियल नर्व निकल रही होती है। तो व्हेन यू टैप ऑन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड ऑफ द पेशेंट, तो उसकी वजह से
देयर वुड बी इरिटेशन ऑफ द फेशियल नर्व, और फेशियल नर्व की इरिटेशन की वजह से देयर वुड बी लाइक सरकम ओरल मसल, मतलब जो होठों के आसपास के मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो आप नोटिस करें जैसे पेशेंट का फेस डिस्टॉर्टेड हो रहा है, सो सरकम ओरल फेस ट्विचिंग इज बीइंग नोटिस्ड। इस पर्टिकुलर टेटनी वाले पेशेंट में आपको 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, लेकिन वो एग्जाम में आपसे पूछेगा इसकी ईसीजी फाइंडिंग क्या होगी। तो आपने याद करना है कि टेटनी के पेशेंट में आप क्या आंसर करके होगे, क्योंकि कैल्शियम कम हो रहा है तो आपने बोलना है कि जो क्यूटी है वो 440 मिलीसेकंड से ज़्यादा होगा। जी हाँ, नॉर्मल रेंज बताई थी 360 से 440, तो मोर देन 440 मिलीसेकंड से ज़्यादा होगा। इसका उल्टा जो मेरा पेशेंट है उसको पथरी की प्रॉब्लम है, और जब वर्कअप किया गया तो मैंने देखा कि उसका सीरम कैल्शियम भी बढ़ा हुआ है। अगर किसी पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया, तो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से इस पेशेंट में जैसे पीटीएच हार्मोन अगर बढ़ गया और पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया है, तो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से पेशेंट को रीनल स्टोन्स हो सकते हैं। यहाँ पे इस पेशेंट का जब एक्सरे के यूबी किया गया तो हम यहाँ पे इसकी पथरी देख पा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इसको पहली बार हुआ है। ये कहता है कि हर साल एक नई पथरी बन जाती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, निकलवा देते हैं, नई किडनी नई नई पथरी बन जाती है। तो इस पेशेंट को हमेशा लिखा होगा रिकरेंट किडनी स्टोन्स प्रेजेंट, जैसे हर 2 साल बाद या 1 साल बाद इसको नई किडनी स्टोन बन जाते हैं। और वर्कअप में फिजिशियन ने नोटिस किया कि इसका सीरम कैल्शियम बढ़ा हुआ है क्योंकि पैराथॉर्मोन भी इंक्रीज्ड है। तो अगर कैल्शियम बढ़ा हुआ होगा तो इस सवाल में हमेशा लिखा होगा पेशेंट वुड बी हैविंग अ शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। तो जब भी कैल्शियम के क्वेश्चन होंगे ना, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो आपसे ही विल नॉट आस्क यू विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द क्यूटी इंटरवल। बाकी टेटनी के इलाज के लिए क्या करते हैं, वर्बली मैं बोल रहा हूँ 10% हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट वुड बी गिवन स्लो अंडर कार्डियक मॉनिटरिंग, एज स्लो एज पॉसिबल अंडर कार्डियक मॉनिटरिंग। और हाइपर कैल्सीमिया का जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो वही होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस का भी ड्रग ऑफ चॉइस है। आप सभी जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं, तो हम यहाँ पे इंट्रावेनस बिसफॉस्फोनेट्स देंगे। उस इंट्रावेनस बिसफॉस्फोनेट का नाम होता है आइबैंड्रोनेट, आते अलग अलग आते हैं, आइबैंड्रोनेट, जोलेंड्रोनेट। तो वो इंट्रावेनस बिसफॉस्फोनेट्स को हम इस पेशेंट के लिए दे सकते हैं, लेकिन उनका नाम मैंने अभी लिखा नहीं, बिसफॉस्फोनेट मैंने बोला पर लिखा नहीं। दैट इज प्राइमरली बिकॉज उसको मैंने आगे एंडोक्राइन वाले सेक्शन में भी हाईलाइट किया हुआ है। अभी के लिए जो मेन मैसेज है, कैल्शियम कम है तो क्यूटी पर लॉन्ग बोल देना, कैल्शियम यदि ज़्यादा है तो वो हाइपर कैल्सीमिया खुद से ना लिख के वो लिखेगा पेशेंट को बार बार किडनी स्टोन्स है, और वर्कअप पे देखा गया कि पीटीएच हार्मोन ज़्यादा है। आपका टाइम वेस्ट कर रहा है कि भाई किडनी स्टोन हो रहे हैं बार बार, पीटीएच पैराथॉर्मोन हार्मोन बढ़ा हुआ है, उसका सीरम कैल्शियम इंक्रीज हुआ, फिर बोलेगा व्हाट इज द करेक्ट ईसीजी फाइंडिंग ऑफ द पेशेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा शॉर्ट क्यूटी इंटरवल। जो नॉर्मल क्यूटी इंटरवल का ड्यूरेशन था वो मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, इट वाज 360 टू 440 मिली सेकेंड्स, दैट वुड बी 9 to 11 स्मॉल स्क्वायर। तो जितने डिरेंजमेंट्स आएंगी उनमें या तो वैल्यू 360 से कम या 440 से ज़्यादा होगा। अब कुछ मिसलिनियस फाइंडिंग्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने ऑसबॉर्न वेव की बात करी थी, जे वेव की बात करी थी, तो ईसीजी में हम एक जे पॉइंट भी पढ़ते हैं जो कि नॉर्मल फाइंडिंग है। मैं नॉर्मल ईसीजी फिर से स्केच कर रहा हूँ। ये जो एंड ऑफ द एस वेव होता है, ये जो एंड ऑफ द एस वेव होता है, एंड ऑफ द एस वेव को हम जे पॉइंट भी बोलते हैं। तो आपको बेसिकली एमसीक्यू वाइज जो डेटा नोट करना है वो है कि भाई जे पॉइंट क्या होता है। तो जे पॉइंट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि इसके बाद में आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट स्टार्ट हो जाती है, और आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट का नाम एसटी सेगमेंट होता है। भाई ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा तो एसटी सेगमेंट ही है ना, तो जहाँ पे ये एसटी सेगमेंट चालू होती है उसको हम जे पॉइंट बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। लेकिन अगर वो क्वेश्चन चेंज करके बोलता है कि भाई जे वेव्स, एक हो गया जे पॉइंट और एक हो गया जे वेव, तो अगर वो बोलता है जे वेव्स आर फाउंड इन, तब आपका आंसर आएगा हाइपोथर्मिया। उसके अलावा मैंने डेल्टा वेव्स बताई, तो डेल्टा वेव्स आर एनकाउंटर्ड इन पेशेंट्स ऑफ वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जिसमें बंडल ऑफ कैंट था, बी से बंडल ऑफ कैंट बाईपास ट्रैक्ट के जैसे काम कर रहा है। फिर थोड़ा मुश्किल सवाल है एप्सिलॉन वेव। एप्सिलॉन वेव इज एनकाउंटर्ड इन पेशेंट्स ऑफ ए रिदमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया। इन पेशेंट्स में तो सडन डेथ होने की, जैसे वुल्फ पार्किंसन में सडन डेथ हो सकती है, वैसे ही इन पेशेंट्स में राइट वेंट्रिकल ठीक से बना नहीं होता है, तो उसकी वजह से इन पेशेंट्स में सडन डेथ की पॉसिबिलिटी रहती है। आई डोंट थिंक सो कि वो एग्जाम में आपको ईसीजी देगा इसकी, बट स्टिल फॉर योर कंफर्ट लेवल मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कि जैसे मैंने पी वेव ड्रॉ करी, उसके बाद में यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि जहाँ पे ये जे पॉइंट था वहाँ पे मैंने ऐसा एक एम पैटर्न जैसा दिखाया जिसको एप्सिलॉन वेव बोला जाता है। दिस दैट हैज बीन शोन एट द मोमेंट इज एप्सिलॉन वेव एंड इट इज सीन इन एरिथमोजेनिक, मतलब इसमें एरिथमिया होने की टेंडेंसी है, राइट वेंट्रिकल की बनावट खराब है तो राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया। इसको मिक्स नहीं करना है अर्ली रिपोलराइजेशन वेरिएंट से। अर्ली रिपोलराइजेशन वेरिएंट तो फिजियोलॉजिकल होता है, मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर 100 बच्चे क्लास में बैठे
तो हो सकता है हम में से एक दो में हो सकता है, मुझ में हो, आप में हो। देयर कैन बी फिजियोलॉजिकल एसटी सेगमेंट एलिवेशन ऑल्सो, जो कि कोई खतरे वाली बात नहीं है। और उसके बाद में आता है प्रोमिनेंट यू वेव्स। एक तो होता है यू वेव, तो एक तो जैसे मैंने बोला था कि भाई पी क्यू आर एस टी वेव्स मिलती है। पी वेव एस ए नोड की एक्टिवेशन, फिर पी आर इंटरवल दैट इज एस ए नोड से ए वी नोड का कंडक्शन, क्यू आर एस इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, टी वेव इज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। आई होप अभी तक याद हो गया होगा। मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल आदमी की ईसीजी में यू वेव भी मिलती है। नॉर्मल आदमी की ईसीजी में यू वेव भी मिलती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले नहीं बताया था, क्योंकि पहले मुझे पी क्यू आर एस टी के बारे में बताना था। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल आदमी की ईसीजी में यू वेव भी मिलती है, विच इज ड्यू टू डिलेड रीपोलराइजेशन ऑफ पैपिलरी मसल्स। जो हार्ट के अंदर पैपिलरी मसल्स होते हैं, जो कि वैल्व्स को सपोर्ट करते हैं और वैल्व्स को ठीक होने से बंद होने में मदद करते हैं, उनकी रीपोलराइजेशन के दौरान यू वेव आती है। लेकिन अगर वो लिखता है प्रोमिनेंट यू वेव, एक होता है यू वेव तो बोलना इट इज फिजियोलॉजिकल, यू वेव लिखो तो बोलना फिजियोलॉजिकल। लेकिन अगर वो बोलता है प्रोमिनेंट यू वेव्स आर फाउंड इन, तब आपका आंसर आएगा हाइपोकलीमिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिसलिनियस वाले क्वेश्चन है, वन लाइनर वाले। इसमें एप्सिलॉन वेव मेरे हिसाब से लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बाकियों पे फोकस करना है। दैट इज लाइक ऑसबॉर्न वेव्स फॉर हाइपोथर्मिया, डेल्टा वेव फॉर डब्ल्यू पे डब्ल्यू। फिर है अर्ली रिपोलराइजेशन वेरिएंट विच इज फिजियोलॉजिकल, मतलब फिजियोलॉजी में पूछ लेगा बेसलाइन साइंसेज में। और प्रोमिनेंट यू वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम यू वेव्स, क्योंकि अगर मैं बोलता यू वेव्स आर सीन इन तो बोलना नॉर्मल। If he says U waves are found in, अब बोलना normal. Delayed repolarization of papillary muscles. He says prominent U waves are found in, then the answer would be given as hypokalemia. अब ये वाले एस्पेक्ट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मुझे आई डोंट थिंक सो कि इनको कलर से मार्क करने की ज़रूरत है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू दिस फैक्ट कि भाई पीक की जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पे क्यू तक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम पी आर इंटरवल बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, ये जो जे पॉइंट है दैट इज एंड ऑफ द एस एंड द स्टार्टिंग ऑफ द टी वेव, जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। देन द टेक्निकल टर्म दैट आई विल यूज फॉर दिस वुड बी कॉल्ड एज एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट में जो वर्ड्स थे, दे वर एंड ऑफ द एस, एंड ऑफ द एस एंड द स्टार्टिंग ऑफ द टी वेव। वेरएस जो क्यू टी इंटरवल है, जिसको आप यहाँ नोटिस करेंगे, दिस क्यू टी इंटरवल विल बी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द क्यू टू द एंड ऑफ द टी वेव। इनफैक्ट आई विल डू द मार्किंग वंस अगेन। इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द क्यू टू द एंड ऑफ द टी वेव। द वर्ड्स आर स्टार्ट एंड एंड, एज आई एक्सप्लेन टू यू, दैट इज कॉल्ड एज क्यू टी इंटरवल। और हार्ट रेट कैलकुलेशन के लिए तो हम आर आर इंटरवल यूज करते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे जो बक्से हम यूज करेंगे, दैट वुड बी लाइक मच मोर, आई मीन द हार्ट रेट ऑफ दिस पेशेंट इज 1 2 3 4 5, then would be like 6 7। तो आई मीन लाइक 6 के आसपास जा रहे हैं, तो आई कैन से दैट दिस पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड्स ब्रैडिकार्डिया। हो सकता है कि इस पेशेंट को कोई ना कोई एंडोक्राइन इशू रहे, जिसकी वजह से ब्रैडिकार्डिया कंपोनेंट है। बट बाकी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि द ईसीजी हियर रिप्रेजेंट साइनस ब्रैडिकार्डिया। वो बात अलग है कि एथलीट भी हो सकता है, सुपर एथलीट हो सकता है कि भाई 42 किलोमीटर 3 घंटे में दौड़ लेते हैं, जैसे कीनिया वाले नहीं होते वो, कि वो 42 किलोमीटर 3 घंटे में दौड़ लेते हैं। दैट इज साइनस ब्रैडिकार्डिया, क्योंकि बॉडी उसमें हार्ट की ऑक्सीजन बचाने की कोशिश करती है। और मैंने इस डायग्राम को फिर से इसलिए दिखाया क्योंकि मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता था, जिसका नाम है पी आर सेगमेंट। तो अब मेरे जो मार्कर है, पॉइंटर है, आपने उसको ध्यान से देखना है, ताकि यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड दिस एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैंने पी आर इंटरवल बताया था, अभी मैंने पी आर सेगमेंट बताया है, विच कैन बी अ सोर्स ऑफ एरर। देखिए, जो एंड ऑफ द पी वेव है, जो एंड ऑफ द पी वेव है और स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव है, ये वाला जो एरिया होता है, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं पी आर सेगमेंट, पी आर सेगमेंट। लेकिन जब मैंने ये वीडियोस चालू किया था, तब जो मैं डिस्कस बात कर रहा था, दैट वाज पी आर इंटरवल, जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ डॉटेड ग्रीन से। दिस इज द पी आर इंटरवल दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो अगर तो वो इंटरवल बोलेगा, तब आप बोल देना स्टार्टिंग ऑफ पी टू द स्टार्टिंग ऑफ द क्यू। ये तो याद हो ही गया था। अभी बस इतना याद रखना, पी आर सेगमेंट अगर बोलेगा तो फिर आप पी आर ऑब्वियसली इंटरवल नहीं बोलना, आपने बोलना एंड ऑफ द पी एंड द स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव। दैट इज रेफर्ड एज पी आर सेगमेंट पर से। सो एवरी टाइम वी चेक आउट नॉर्मल ईसीजी, लाइक टी वेव की जो वर्टिकल हाइट है वो पी वेव से ज़्यादा होगी, और पी के बाद में अगर हमेशा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, तो हम उसको नॉर्मल साइनस रिदम बोलते हैं। बाकी वो बात अलग है कि टी वेव की जो हाइट है वो वर्टिकली इंक्रीज हो सकती है। जैसे जब भी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, हाइपरकलीमिया, तो हाइपरकलीमिया में हमेशा देखते हैं कि जो टी वेव की वर्टिकल हाइट होती है वो बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टॉल टेंटेड टी वेव। ऑन द अदर हैंड, अगर पेशेंट को हाइपोकलीमिया होगा तो सिंपली उल्टा कर देना। हाइपोकलीमिया के जो पेशेंट्स होंगे
उनमें जो फाइंडिंग हमेशा मिलेगी दैट वुड बी प्रेजेंस ऑफ टी वेव इन्वर्जन। आपने एरो से जाना है, अगर एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप बोल देना एस टी सेगमेंट, ऊपर की तरफ जा रहा है तो बोल देना एस टी सेगमेंट एलिवेशन, और एरो नीचे की तरफ जा रहा है तो आप बोल देना एस टी सेगमेंट डिप्रेशन। तो एज सच हाइपो एंड हाइपरकलीमिया के लिए मेनली जो अभी मैंने फाइंडिंग्स लिखी उनमें कभी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि पोटेशियम बढ़ेगा, जैसे नॉर्मल होता है 3.5 से 5.5, वो बढ़ के 7-8 जो भी हो गया, तब आप बोल देना टॉल टेंटेड टी वेव फॉलोड बाय एस टी एलिवेशन। अगर पोटेशियम कम हो गया डायरिया की वजह से, तो फिर आपका जो प्राइमरी आंसर रहेगा दैट वुड बी लाइक टी वेव इन्वर्जन विद एन एस टी डिप्रेशन। अब इसके बाद में स्पेशल फाइंडिंग्स याद करनी है, और स्पेशल फाइंडिंग क्या है कि अगर पोटेशियम की जो वैल्यू है वो बढ़नी शुरू हो जाए, तो जो ईसीजी की पहली वेव होती है वो गायब होना शुरू हो जाती है। पी वेव जो होती है, मैंने एब्सेंट पी वेव इससे पहले आपको एट्रियल फिब्रिलेशन में बताई थी, ये दूसरी बार है कि मैं आपको एब्सेंट पी वेव बता रहा हूँ, दैट इज फॉर अ केस ऑफ हाइपरकलीमिया। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि जो पी वेव की वर्टिकल हाइट है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, मतलब 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा। मैंने आपको पढ़ाया था पी पल्मोनल इज अ फीचर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, लेकिन अभी पढ़ा रहा हूँ सूडो पी पल्मोनल। वो सूडो इसलिए है क्योंकि अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ना, कोई पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन तो नहीं है। मैंने पढ़ाया था पी पल्मोनल इज अ फीचर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन सीओपीडी के मरीज के लिए, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ सूडो पी पल्मोनल। वो सूडो वर्ड इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। अब आती है बड़ी क्लासिकल फाइंडिंग, जो मतलब ऐसा ईसीजी तो अभी और कहीं देखते ही नहीं है कि हाइपरकलीमिया में जब पोटेशियम की वैल्यू 8 को क्रॉस करना शुरू कर जाती है तो पर्सन को जो पैटर्न आता है उसका नाम होता है साइन वेव पैटर्न। ऑन द अदर हैंड अगर हाइपोकलीमिया हो जाए तो हाइपोकलीमिया में पी वेव की हाइट बढ़ जाएगी। उसके अलावा पर्सन को यहाँ पर एस टी सेगमेंट डिप्रेशन प्रेजेंट होगा जिसको मैंने दिखाया। उसके बाद में यहाँ पर टी वेव इन्वर्जन होगा और एक नई वेव आनी शुरू हो जाएगी जो कि नॉर्मल आदमी की ईसीजी में नहीं मिलती है। ये वाली जो वेव जो तुरंत मैंने टी वेव, पहले तो ये तो देखो ना, ये वाला जो दिखाया ये तो टी वेव इन्वर्जन है। दिस दैट आई हैव करंटली शोन बिफोर यू इज द टी वेव इन्वर्जन। और उसके बाद में आप नोटिस कर रहे हो कि एक बड़ी सी वेव आ गई है। वो जो बड़ी सी वेव प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्रोमिनेंट यू वेव। जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे तो सिर्फ पहले थ्योरी बोली थी कि भाई यू वेव इज अ नॉर्मल फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फिजियोलॉजी, दैट इज डिलेड रिपोलराइजेशन ऑफ पैपिलरी मसल्स। लेकिन अगर वो बोलता है प्रोमिनेंट यू वेव देन योर आंसर वुड बी गिवन एज हाइपोकलीमिया। तो पहले यहाँ पे डिस्कशन को मतलब दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। जो ऊपर वाले दो पार्ट्स है ना उनको तो आप एरोस की डायरेक्शन से कर लेना कि पोटेशियम बढ़ेगा तो टी वेव की हाइट भी बढ़ जाएगी, एस टी को भी खींच के ले जाएगा। हाइपोकलीमिया में एरो नीचे जाएगा तो एस टी भी नीचे की तरफ जाएगा और टी वेव इन्वर्जन। उसके बाद याद करना है कि पोटेशियम जब बढ़ता है तो हार्ट को स्लो करता है, जब स्लो करता है तो एट्रियल डिपोलराइजेशन भी स्लो हो जाती है, तो पी वेव कम होती जाती है, 2.5 से 2, 1.5 कम होकर गायब हो जाती है, एब्सेंट पी वेव। और उसके बाद जो पैटर्न आता है उसको बोलते हैं साइन वेव पैटर्न इन अ पेशेंट। बेसिक कंसेप्ट ये है कि पोटेशियम जब बढ़ता है हार्ट को स्लो करता है, तो हार्ट को स्लो करने से क्यूआरएस ब्रॉड हो जाता है। ये जो आरएस वेव्स आप देख रहे हैं इसमें ये देख रहे हैं कि हार्ट जो है बेसिकली वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे एक बड़ी पेक्यूलियर सी चीज़ कि जब हाइपरकलीमिया होता है तो पी वेव छोटी होकर गायब हो जाती है, क्यूआरएस चौड़ा होना शुरू हो जाता है और टी वेव की हाइट बढ़ती जाती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब पोटेशियम बढ़ता है तो पी वेव की जो हाइट है वो कम 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 होती रहेगी, क्यूआरएस चौड़ा 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 होता रहेगा और टी वेव की हाइट बढ़ती रहेगी। तो पी वेव तो गायब हो गई, क्यूआरएस चौड़ा होकर टॉल टेंटेड टी वेव से मिल गया। मैंने बोला जो क्यूआरएस चौड़ा हो गया वो टी वेव से मर्ज कर गया, तो जो पैटर्न आता है उसको बोलते हैं साइन वेव पैटर्न इन अ पेशेंट। मेरे हाथ की मूवमेंट को अपने माइंड में रेप्लिकेट करना। ईसीजी की पहली वेव इमेजिन करो छोटी होकर गायब हो गई, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चौड़ा हो गया क्योंकि हार्ट स्लो होता जा रहा है, और ये जो चौड़ा वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये टॉल टेंडेड टी के साथ में मर्ज कर गया, मिल गया, जिसकी वजह से साइन वेव पैटर्न प्रेजेंट होता है, जो कि बड़ा एक क्लासिकल सा टर्म है हाइपरकलीमिया के साथ में। एंड इसका उल्टा याद करना है सूडो पी पल्मोनल। वो मोस्ट स्टूडेंट कर लेते हैं कि पी पल्मोनल पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, तो सूडो मतलब पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन तो होगा नहीं, लंग की बीमारी की बात तो कर नहीं रहा, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मार्क कर दिया। फिर यू वेव तो मैंने बोला नॉर्मल होता है, लेकिन प्रोमिनेंट यू वेव लिखा हुआ है, दैट इज ऑलवेज अ कॉज ऑफ प्रॉब्लम इन दिस पेशेंट। ये जो दिखाया गया है ये वाला हिस्सा जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये टी वेव इन्वर्जन है, और जो मैं सुपीरियरली अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ दैट इज व्हाट आई हैव सेड, दैट इज द प्रोमिनेंट यू वेव ऑफ दिस इंडिविजुअल। सो वन एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज टी वेव इन्वर्जन फॉलोड बाय अ प्रोमिनेंट यू वेव। एज फार एज ड्रग ऑफ चॉइस की बात करी जाए तो दैट वुड बी 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट। दिस इज द सेकंड टाइम कि मैंने फिर से कैल्शियम ग्लूकोनेट की बात करी है। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टेटनी, लेकिन वो हाइपरकलीमिया का भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है, और हाइपोकलीमिया के लिए तो हम पोटेशियम क्लोराइड ड्रिप फॉर्मेट में देते हैं जिसको आईवी फ्लूइड की बॉटल में ऐड किया जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड कभी भी आपको
फास्ट नहीं देना है। पोटेशियम अगर फास्ट दिया जाए तो कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना रहती है। इनफैक्ट पोटेशियम की मात्रा यदि 8 को क्रॉस कर जाए, इफ पोटेशियम इन द ब्लड goes beyond more than 8 millicoulomb, then the person can develop a cardiac arrest. In fact, hyperkalemia kills a man because of potential of development of cardiac arrest. That would be diastolic arrest. ऑन द अदर हैंड अगर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाए तो फिर पर्सन की जो डेथ होती है वो डायफ्राम के पैरालिसिस की वजह से हो सकती है, क्योंकि जो मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन होता है वो मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन की पैरालिसिस हो सकती है। सो डायफ्रामेटिक पैरालिसिस इज द कॉज ऑफ डेथ विद रिस्पेक्ट टू हाइपोकलीमिया। अगर वैल्यू 1.5 के नीचे चली जाए, नॉर्मल होती है 3.5 से 5.5 के बीच में, और अगर पोटेशियम की जो वैल्यू है वो 8 के ऊपर जा रही है, 8 मिलीकुलेंट्स, then it is liable to contribute to cardiac arrest in a patient. कार्डियक अरेस्ट में भी वो स्पेसिफिकली पूछेगा सिस्टोलिक अरेस्ट या डायस्टोलिक अरेस्ट, तो आप फिर बोलना डायस्टोलिक, क्योंकि पोटेशियम हार्ट को रिलैक्स करता है ना, पोटेशियम हार्ट को रिलैक्स करता है, तो बोलना डायस्टोलिक अरेस्ट। ऑन द अदर हैंड अगर हाइपोकलीमिया में डेथ की होती है, फिर सिस्टोलिक मत इंग्लिश लगा के उल्टा मत कर देना, फिर आपका आंसर होगा मसल पैरालिसिस इन अ पेशेंट। तो ये अगेन कुछ एबनॉर्मलिटीज है जिसमें मैंने टी वेव की एबनॉर्मलिटी को इंट्रोड्यूस किया है कि टी वेव की हाइट बढ़ रही है या टी वेव की हाइट कम हो रही है, विच इज रिलेटेड टू पोटेशियम। मतलब बढ़ेगा तो टी वेव ऊपर जानी है, कम होगा तो टी वेव की हाइट कम हो जाती है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं विद रिस्पेक्ट टू द एबनॉर्मलिटीज विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल वेव्स। मैंने पी वेव की एबनॉर्मलिटी, फिर पी आर, उसके बाद में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में एस टी सेगमेंट, फिर टी वेव की एबनॉर्मलिटीज को सीक्वेंशली यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो इसी तरीके से गाइस आप आई मीन यू नो आप ध्यान लगा के पढ़ते रहिए एंड यू वुड बी डूइंग ग्रेट इन योर करियर्स। एंड यस आई मीन वो कहते हैं ना कीप द प्रेशर ऑन, कीप हैमरिंग बोलते हैं। वो कीप हैमरिंग होता है यही है कि भाई यू नो ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जो मतलब जितनी ज़्यादा आदमी मेहनत कर ले उतना परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू।